हाय गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। केमिकल बॉन्डिंग लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करें। एक बार मुझे ऑडियो और वीडियो अगर प्रॉपर आ रही है तो आप मुझे थम्स अप से बता सकते हैं कि हाँ मैं आपको देख पा रहा हूं और सुन पा रहा हूं। जल्दी से कई लोग लिख रहे हैं अपने अपने जगह का नाम। चलिए, वीडियो भी आ रही है और ऑडियो भी आ रही है तो थम्स अप बता दीजिएगा ताकि मैं आगे स्टार्ट कर पाऊं। यस सर, ओके फाइन, परफेक्ट, अमेजिंग। सो वेलकम टू द अमेजिंग क्लास। एक बार फिर से आज हम केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे। केमिकल बॉन्डिंग में हमने आयनिक बॉन्ड जस्ट इंट्रो लिया था, तो अभी आज का भी लेक्चर इंट्रो में ही जाएगा। आज हम आयनिक बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है ये पढ़ेंगे। हम बॉर्न-हेबर साइकिल पढ़ेंगे। आज हम हेस लॉ के बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा सा फिजिकल केमिस्ट्री का थर्मोकेमिस्ट्री इसमें इंक्लूड होगा। और बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, अगर आपने केमिस्ट्री का सी भी नहीं पढ़ा है तो भी आपको ये सब समझ आएगा, क्योंकि बहुत बेसिक से मैं खुद ही स्टार्ट करूंगा इसको। ठीक है ना। चलिए, तो रेडी रहते हैं। आपके प्रोटोन नीट बैच का लेक्चर नंबर 2 है केमिकल बॉन्डिंग का। इसके बाद यानी कि मंडे को जो मेरा लेक्चर आएगा उसमें आपको चैप्टर स्टार्ट होगा। वहां से आप क्वेश्चन सॉल्विंग की तरफ मूव होंगे। ठीक है, अभी आप डीपीपी लगाने जाएंगे तो निराश हो जाएंगे, इसलिए डीपीपी ना लगाएं। डीपीपी कब लगाना है, कौन सा लगाना है, ये हम बताएंगे। ठीक है, आपको बस फॉलो करना है, मुझे बताना है। रूल एंड रेगुलेशंस हमारे फॉलो आप करेंगे, है ना, और सिलेक्टेड हो जाएंगे। टेंशन ना लीजिए। हमारे बहुत सारे बच्चे जो है ना उधर ऑलरेडी मेडिकल कॉलेजेस में हैं, आप भी उनको ज्वाइन कर पाएंगे जब हमें बहुत अच्छे से फॉलो करेंगे। आइए, तो आज का हमारा क्या टारगेट है, गोल ऑफ द डे, टुडेज गोल में आज हमारे पास है फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। आज हम सिखाएंगे आपको लैटिस एनर्जी, डेफिनेशन वाइज और कैलकुलेशन वाइज बॉर्न-हेबर साइकिल से पढ़ेंगे और सॉल्युबिलिटी की एंट्री कर जाएंगे। ठीक है, और फिर मंडे से हम क्वेश्चन सॉल्विंग की तरफ जाएंगे केमिकल बॉन्डिंग का। तो रेडी हैं आप सब लोग फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड के लिए? आप सब लोग हेडिंग डाल लीजिए, फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। ठीक है, और हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि जितना स्ट्रेस कम लेंगे नंबर उतना ही बढ़ते जाएंगे आपके। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि आप स्ट्रेस कम लेंगे, सोचेंगे कम, एंड रिजल्ट के बारे में सोचेंगे कम, तब जाके आप, है ना, फ्रीली काम कर पाएंगे, फ्रीली आप अपने आप पढ़ाई कर पाएंगे, याद रख पाएंगे। ठीक है, दिमाग में बस केवल पढ़ाई की चीजें, दैट्स इट। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड। तो हमने आयनिक कंपाउंड के बारे में पढ़ा था कि सर हमारे पास एक केटायन होगा और हमारे पास एक एनायन होगा, और इन दोनों को मिला के बच्चे क्या हो जाता है, फाइनली आयनिक बॉन्ड बन जाता है। आयन से बना हुआ बॉन्ड आपके पास आयनिक बॉन्ड आ जाता है, हाँ है ना। चलो, अब ये जो केटायन है बच्चों, हमने लास्ट क्लास में बताया था कि मेटल का टेंडेंसी होता है केटायन बनाने का, मेटल का टेंडेंसी होता है इलेक्ट्रॉन लॉस करने का, और इलेक्ट्रॉन लॉस करके केटायन बनाने का। ठीक है जी। सर नॉन मेटल का टेंडेंसी होता है इलेक्ट्रॉन गेन करने का, और नॉन मेटल का टेंडेंसी होता है इलेक्ट्रॉन गेन करके एनायन बनाने का। तो कहने का मतलब है मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो आयनिक बॉन्ड बनता है। बहुत अच्छा सर। सर मेटल या जो इलेक्ट्रॉन लॉस करे, दोनों बात एक ही है, हाँ या ना बोलेगे कमेंट में। मेटल या जो इलेक्ट्रॉन लॉस करे, बात एक ही है। ठीक है सर, अब मेटल हो या इलेक्ट्रॉन लॉस करता हो, बनेगा तो केटायन ही ना। इलेक्ट्रॉन के लॉस करने से बन तो रहा है केटायन, और इलेक्ट्रॉन के लॉस करने से पॉजिटिव चार्ज बन रहा है। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि सर ये एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ये एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। बहुत अच्छा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। साथ में आइएगा, सर नॉन मेटल क्या है, नॉन मेटल एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। सो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है और नॉन मेटल एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। सो इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव, इन दोनों के मिलने से कौन सा बॉन्ड बनता है बच्चे आपके पास, आयोनिक बॉन्ड। मैंने जब को लास्ट में थ्योरी में लिखाया था उसी को शॉर्ट फॉर्मूले फॉर्म में लिखवा दे रहा हूं, हाँ या ना। चलिए सर, इसके बाद इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव के बाद अब हम आ जाते हैं कि स्टेप्स इन आयनिक बॉन्ड। पहले अभी फॉर्मेशन करके बताऊंगा, एग्जाम्पल सेट करके बताऊंगा। दिमाग में फिट ना कर दिया तो फिर आपको केमिकल बॉन्डिंग बताना कि कैसे समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, डिफरेंट भारी भारी टर्म्स यूज करने से बजाय मैं छोटी छोटी टर्म्स के थ्रू पूरा केमिस्ट्री निकाल दूंगा, आसान वाले में। आ जाओ, अब फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड में सबसे पहले अपन पढ़ेंगे अभी
स्टेप्स इन आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन, और फॉर्मेशन स्टेप्स के बाद हम एग्जांपल पे मूव करेंगे। आइए स्टेप्स इन आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन पहले पढ़ते हैं, ठीक है। अभी मैं यहां पे वो वाले सारे टर्म्स यूज कर लूं कि न्यूक्लियर फोर्स लगता है न्यूक्लियस और उसके बीच में, और आपका काम तमाम हो जाएगा। ना आपको कभी न्यूक्लियर फोर्स समझ आएगा और ना कभी सवाल सॉल्व होंगे। तो है आसान, है आसान अगर आप आसान तरीके से पढ़े तो। बाकी स्टेप्स इन आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन, देयर आर 3 स्टेप्स बच्चों, 3 स्टेप्स इन आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। कोई भी आयनिक बॉन्ड बनना है ना, उसमें ये 3 स्टेप आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। तब आज के बाद बच्चों जब भी आपको आयोनिक बॉन्ड बोला जाए तो फट से दिमाग में क्या आपके एक्सपीरियंस आएगा कि सर स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। अच्छा सर एक बात बताओ, पहला स्टेप हम क्या बोल सकते हैं? सर आयनिक बॉन्ड एक बॉन्ड है केटायन और एनायन के बीच में, है ना। आयनिक बॉन्ड एक बॉन्ड है पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन के बीच में, है ना। हाँ सर। तो सबसे पहले पॉजिटिव आयन बनेगा, दूसरा स्टेप में नेगेटिव आयन बनेगा, तब तो दोनों का मिलन होगा और तब तो आयनिक बॉन्ड बनेगा। भाई पहले एक बेटे ने जन्म लिया, फिर किसी और घर में एक बिटिया ने जन्म लिया, तब तो जाके बॉन्ड बनेगा। पहले जन्म होगा तब तो बेटा बॉन्ड बनता है ना, 20-22 साल बाद। उसी तरह पहले केटायन का जन्म होगा, फिर एनायन का जन्म होगा, तब तो कुछ टाइम बाद जाके केटायन और एनायन मिलेंगे। हाँ तो सर सबसे पहले क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ केटायन टेक्स प्लेस। सबसे पहला है बच्चे कि कोई भी मेटल या कोई भी एटम लेंगे जिससे कि हम केटायन बनाएं, मेटल से ही केटायन बनेगा। दूसरा सर एक बार केटायन बन गया तो दूसरी बार तो एनायन बनेगा ना, तो दूसरी बार में बच्चे बनेगा आपके पास फॉर्मेशन ऑफ एनायन। तो फॉर्मेशन ऑफ केटायन बनेगा, फॉर्मेशन ऑफ एनायन बनेगा। एक बार केटायन एनायन बन गया, एक बार बेटे ने जन्म लिया, दूसरी बार बिटिया ने जन्म लिया, और बेटे बिटिया मिलके ओहो मजेदार एक दिन बैंड बाजा बज रहा होता है घर में। तो कहने का मतलब है केटायन बन गया, एनायन बन गया, प्लस चार्ज बन गया, माइनस चार्ज बन गया। अब प्लस और माइनस बनने से क्या होता है? आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो यहां पे लिखेंगे फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड की जगह लिखेंगे फॉर्मेशन ऑफ लैटिस। अब ध्यान दीजिए फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, फॉर्मेशन ऑफ लैटिस क्या है, और यहीं से आपका नया टर्म आएगा लैटिस एनर्जी, जो अगले स्लाइड पे मैं समझाने वाला हूं। अब फॉर्मेशन ऑफ केटायन, क्या मैं बच्चे केटायन की जगह पे लिख दूं पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन? सर फॉर्मेशन ऑफ एनायन, क्या मैं लिख दूं सर नेगेटिव चार्ज का फॉर्मेशन? फॉर्मेशन ऑफ लैटिस कैसे होगा? तो ये जो गैसियस केटायन है, क्योंकि बेटा पॉजिटिव चार्ज हमेशा गैसियस फॉर्म में ही बनता है, आयोनाइजेशन एनर्जी का डेफिनेशन है ये। नेगेटिव चार्ज हमेशा गैसियस फॉर्म में बनता है, यह हमेशा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पॉजिटिव चार्ज ये बस ध्यान रख लीजिए गैस फॉर्म में होगा ये, और ये नेगेटिव चार्ज ये भी गैस फॉर्म में होगा। पॉजिटिव चार्ज ये भी गैसियस फॉर्म में होगा, नेगेटिव चार्ज ये भी गैसियस फॉर्म में होगा, और ये दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज गैसियस फॉर्म में कंबाइन होते हैं, लैटिस मिलता है। तो लैटिस कैसे होता है? गैसियस केटायन एंड गैसियस एनायन। लैटिस कैसे बनता है? गैसियस केटायन एंड गैसियस एनायन। गैसियस केटायन एंड गैसियस एनायन फॉर्म लैटिस। गैसियस केटायन और गैसियस एनायन लैटिस का फॉर्मेशन करते हैं। आइए एक एक करके थोड़ा और डेप्थ में ले जाके आपको समझाता हूं। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास सबसे कॉमन आयनिक कंपाउंड क्या है? नमक। टाटा सॉल्ट, जो आयोडीन युक्त नमक आप खाते हो ना, NaCl का फॉर्मेशन जो हम कर रहे होते हैं, वो NaCl क्या है? आपके पास आयनिक कंपाउंड है। अभी NaCl बना के बताऊंगा NaCl बनता कैसे है, ठीक है। फिर उसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे और उसके लैटिस को भी समझेंगे, उसके बाद हम लैटिस एनर्जी पे मूव करेंगे। ठीक है बच्चों, क्लियर चल रहा है? एक एक करके छोटे छोटे स्टेप्स में चैप्टर को तोड़ के पढ़ेंगे, मजा आएगा। देखो फाइनली आपसे सवाल सॉल्व होंगे, मेरा एम यही रहेगा, आपसे सवाल सॉल्व करा देगा। आप खुद ही बोलने लगोगे कि हाँ सर बहुत मजा आ रहा है, सवाल हो रहे हैं। और मैं थोड़ी इतना डेप्थ आपको कॉम्प्लिकेट करके पढ़ा दूं, सवाल ही ना हो, लगेगा इनऑर्गेनिक तो रटने वाला सब्जेक्ट है सर। अरे नहीं, बहुत मजे करके पढ़ने वाला सब्जेक्ट है, सवाल सॉल्व करने वाला सब्जेक्ट है। 15 मिनट में पूरा आपके ये हो जाता है एग्जाम में, बहुत मजा आएगा आपको। चलिए, तो सबसे पहले बेटा एग्जाम्पल में हम लिखते हैं फॉर्मेशन ऑफ NaCl आयनिक कंपाउंड। फॉर्मेशन ऑफ
NaCl आयनिक कंपाउंड, पहले एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा फॉर्मेशन ऑफ, और ध्यान दीजिए यहां पे सॉलिड लिखिएगा, ये मैं एक्सप्लेन करूंगा व्हाई आई हैव रिटन फॉर्मेशन ऑफ NaCl आयनिक कंपाउंड। आइए फॉर्मेशन ऑफ NaCl आयनिक कंपाउंड अभी करें। स्टेप नंबर 1, 3 चीजें केवल दिमाग में रखनी है, उससे सारे आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। बताओ मेरे प्यारे बच्चों पहला स्टेप क्या होता है? तो सब चमकेगा दिमाग में, अब चमकने लगा है। सर जी पहले केटायन फॉर्म होगा, सर पहले केटायन फॉर्म होना है, सर जी स्टेप नंबर 2 में एनायन फॉर्म होना है। एक बार बेटे का जन्म हुआ, एक बार बिटिया का जन्म हुआ, और बेटे ने और बिटिया ने मिलकर बैंड बजाया किसी एक के घर में। केटायन एंड एनायन, या फिर सीधा लिखो लैटिस फॉर्म। केटायन और एनायन की जगह लिखिएगा बच्चे कि लैटिस फॉर्मेशन। आइए अब सबसे पहले एक एक स्टेप करके थोड़ा सा मैं आपको पीरियोडिक टेबल के कॉन्सेप्ट से वाकिफ कराता हूं। आओ, ये जो केटायन फॉर्म होगा सर, NaCl में कौन केटायन फॉर्म करेगा? तो हमने बताया हुआ कि मेटल जो होगा वो केटायन फॉर्म करेगा। हां जी, अब यहां प्यार से देखना, यहां इसका नाम है बेटा सोडियम मेटल से मिलकर बना है ये, दिस इज सोडियम मेटल। और क्लोरीन यहां पे NaCl में क्लोरीन नॉन मेटल है। सोडियम आपके पास मेटल है और क्लोरीन जो है बच्चे वो नॉन मेटल है। सोडियम मेटल है और क्लोरीन नॉन मेटल है। ध्यान दीजिए क्या मैं बोल रहा हूं। सोडियम Na है, ये Na, ये क्या है सर? Na है, दिस इज सोडियम। ठीक है, सोडियम क्या कर रहा है सर? एक इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है, Na++ इलेक्ट्रॉन बना रहा है। ये इस फॉर्म में नहीं होता है। सोडियम जब भी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा बेटा गैसियस फॉर्म में लूज करेगा। सोडियम जब भी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा गैसियस फॉर्म में लूज करेगा। हां सर। सर एक बार दूसरा क्वेश्चन देके दिखाता हूं। जो क्लोरीन गैसियस है उसको Cl- गैसियस के लिए एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। तो क्लोरीन गैसियस ने एक इलेक्ट्रॉन ऐड करके बेटा Cl- गैसियस बना दिया। हमारे पास 2 छोटे छोटे नमूने बन चुके हैं, एक केटायन बन चुका है, दूसरा एनायन बन चुका है। सर फॉर्मेशन ऑफ केटायन स्टेप 1 कंप्लीटेड, फॉर्मेशन ऑफ एनायन स्टेप 2 कंप्लीटेड। गैसियस केटायन बना है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन तभी लूज करेगा जब वो गैसियस फॉर्म में हो, एक इलेक्ट्रॉन तभी गेन करेगा जब वो गैसियस फॉर्म में हो। यह पीरियोडिक टेबल के कॉन्सेप्ट पे पढ़ाया जाता है। आयोनाइजेशन एनर्जी वाला रूल तभी लगता है जब वो गैसियस फॉर्म में हो, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाला रूल तभी लगता है जब वो गैसियस फॉर्म में हो। तो हमने क्या किया, चुप चुप के गैसियस केटायन बना लिया और चुप चुप के गैसियस एनायन बना लिया, और चुपके गैसियस केटायन एनायन मिलेंगे। चुपके गैसियस केटायन एनायन मिलेंगे। जब भी गैसियस केटायन और गैसियस एनायन का फॉर्मेशन हुआ बेटा, सोडियम प्लस गैसियस साथ में Cl- गैसियस, ये चुप के मिलते बेटा। स्कूल के बहाने मिलते हैं, कॉलेज के बहाने मिलते हैं, कहीं कहीं मिलते हैं, और गैसियस केटायन और गैसियस एनायन का मिलन हुआ और यहीं पे बेटा बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ। जब दोनों गैसियस केटायन एनायन मिलेंगे कुछ होगा। क्या होगा? यहां पे गैसियस केटायन एनायन मिलेंगे, कुछ होगा ना। क्या होगा? यहां पे अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। अपोजिट चार्ज दिख रहे हैं बेटा, अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, अट्रैक्शन होगा। बहुत अच्छा सर, Na+ और Cl- में सर अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है। दुनिया में जब जब अट्रैक्शन होता है एनर्जी रिलीज होती है कि एनर्जी गेन होती है? दुनिया में जब जब अट्रैक्शन होता है एनर्जी रिलीज होती है कि एनर्जी गेन होती है? सर जब जब अट्रैक्शन हुआ है, पैसे का खर्च हुआ है, एनर्जी हमेशा रिलीज हुई है, एनर्जी रिलीज हुई है। वाओ, मजा आ गया सर। अब अट्रैक्शन फोर्स हुआ, एनर्जी रिलीज हुई है। दोनों गैसियस केटायन और एनायन जब मिलते हैं एनर्जी रिलीज होती है, और इसी को हम लैटिस एनर्जी कहते हैं। थोड़ी देर बाद इसको बताऊंगा मैं। एनर्जी रिलीज हो जाती है, फाइनली दोनों के अट्रैक्शन से एनर्जी रिलीज होके NaCl सॉलिड बनता है। आयनिक कंपाउंड्स आर जनरली सॉलिड, अभी हम थोड़ी देर बाद प्रॉपर्टी में पढ़ेंगे। मैंने क्यों लिखा था NaCl सॉलिड? क्योंकि आयनिक कंपाउंड सॉलिड फॉर्म में बनता है। भाई केटायन एनायन भले ही गैसियस फॉर्म में हो, बट जब दोनों पास आए हैं, केटायन एनायन भले ही गैसियस फॉर्म में हो, बट जब दोनों पास आए हैं तो ये देखिएगा दिस इज केटायन, सर दिस इज केटायन, फिर ये देखिएगा सर दिस इज एनायन। केटायन एनायन भले ही गैसियस फॉर्म में हो, ये दोनों गैसियस फॉर्म में हो सकते हैं, बट क्या एक ही केटायन है? बहुत सारे केटायन होंगे।
क्या एक ही एनायन है, बहुत सारे एनायन होंगे? क्या एक ही केटायन है, बहुत सारे केटायन होंगे? क्या एक ही एनायन है, बहुत सारे एनायन होंगे? सिमिलर कंडीशन में क्या एक ही केटायन है, बहुत सारे केटायन होंगे? क्या एक ही एनायन है? नहीं सर, बहुत सारे एनायन होंगे। मैं आपको लैटिस बना के बता रहा हूं बच्चे। गैसियस केटायन और गैसियस एनायन जब पास आते हैं, गैसियस केटायन और गैसियस एनायन बच्चे जब पास आएंगे और जो पास आने से बॉन्ड बनता है वही लैटिस का फॉर्मेशन करता है। पास आने से जो बॉन्ड बनता है वही लैटिस का फॉर्मेशन करता है। पास आने से जो बॉन्ड बनता है वही लैटिस का फॉर्मेशन करता है। 1 सेकेंड, मैं पूरा बना दूं। ला 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 ला, गुलाबी आंखें जो तेरी देखी। आइए अब बच्चों यहां देखेंगे सब लोग गौर से। दिमाग खोलने की बारी आ गई है, खोपड़ी खोल के देखने की बारी आ गई है। सर ये रहा होगा सोडियम प्लस केटायन। हमारे पास जो उजला उजला कलर का है बेटा वो है नेगेटिव एनायन, Cl माइनस। ये है गैसियस केटायन एनायन, ये है गैसियस केटायन एनायन, ये है बच्चे गैसियस केटायन एनायन, ये है बच्चे गैसियस केटायन एनायन। ये क्या है? गैसियस के, एक सेकेंड, ये है गैसियस केटायन एनायन। उल्टा हो गया, यहां पे गैसियस केटायन एनायन, गैसियस केटायन एनायन, गैसियस केटायन एनायन। समझ पा रहे हैं? गैसियस केटायन एनायन, गैसियस केटायन एनायन, गैसियस केटायन एनायन। भाई इंडिविजुअली वो गैसियस फॉर्म में थे, लेकिन जब पास आए हैं, इंडिविजुअली बेटा वो सिंगल थे, लेकिन जब पास आ गए, बेटे और बिटिया मिल गई हैं, तो बेटा बॉन्ड बन चुका है, अब वो कपल हो गए। इंडिविजुअली वो गैसियस फॉर्म में थे, लेकिन जब वो पास आ गए तो सॉलिड हो गए। क्यों ऐसा होता है? सर ये एक स्ट्रक्चर बन गया एंड दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज लैटिस। अब इस लैटिस में क्या हो रहा है आप देखेंगे तो घोर अट्रैक्शन हो रहा है। घोर अट्रैक्शन कहने का मतलब है जबरदस्त अट्रैक्शन लग रहा है। नेगेटिव पॉजिटिव एकदम पास में है, खूब अट्रैक्शन लग रहा है। और ऐसा कहां होता है? जब पार्टिकल्स के बीच में खूब अट्रैक्शन लग रहा हो सॉलिड फॉर्म में। तो जब भी लैटिस बनेगा बेटा, लैटिस सॉलिड का बनता है। लैटिस गैस का लैटिस नहीं बनता। आप पढ़ोगे सॉलिड स्टेट में लैटिस पूरा पढ़ना है, ठीक है ना? चलिए, तो जब भी लैटिस बनता है वो सॉलिड का बनता है। इंडिविजुअली वो अलग अलग गैसियस में थे। इंडिविजुअली जब बेटे बिटिया होते हैं आपके उम्र में तो बेटा सिंगल सिंगल होते हैं। कुछ टाइम बाद जब आप डॉक्टर बनोगे तो आपके लिए किसी को देखा जाएगा, है ना? लड़के हैं तो लड़की को देखा जाएगा, लड़की है तो लड़के को देखा जाएगा, और फिर उसके बाद आपका भी कुछ इस तरह से लैटिस बना दिया जाएगा। ठीक है, आप पास आओगे, अट्रैक्शन होगा, एनर्जी सारी रिलीज होगी और लैटिस का फॉर्मेशन होगा, आयनिक कंपाउंड बनेगा। ठीक है, ईच Cl का कोड, अरे बेटा अभी कोऑर्डिनेशन नंबर वगैरह इसी में बता दूंगा ना तो सब उड़ जाएगा, तोते उड़ जाएंगे, तोते बचा के रखने बेटा, है ना? कोऑर्डिनेशन नंबर अभी नहीं बता सकते। थैंक यू अविनाश जी कह रहे हैं संकल्प इज बेस्ट, थैंक यू। गैस से सॉलिड, बेटा वही मैं कह रहा हूं, इंडिविजुअली ये गैसियस केटायन एनायन थे, लेकिन जब वो पास आए हैं, अट्रैक्शन हुआ है, तो बहुत सारे केटायन एनायन पास आ गए, अट्रैक्शन हो रहा है, और ये एक ऐसा स्ट्रक्चर बन गया जो सॉलिड की तरह है। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स से बहुत अट्रैक्शन लग रहा है, और कहां पे पार्टिकल्स बहुत पास पास है, अट्रैक्शन लगता है सॉलिड में। ठीक है ना? क्लियर हुआ श्रुति जी आपका डाउट? चलिए और बताइए। ईद मुबारक आप सब लोगों को भी। नाइस एक्सप्लेनेशन, थैंक यू राहुल जी। हाउ मेनी आवर्स आपको मिल जाता है बेटा? 2 घंटे में अनीता जी मिल जाता है आपको। चलिए सर कल ईद है, क्लास होगी? नहीं बेटा, कल हमारी तरफ से छुट्टी है आपको। बेस्ट एक्सप्लेनेशन, थैंक यू जी। आगे बढ़ जाते हैं। पिंकू कुमार कह रहे हैं लव यू बेटा, ध्यान रखना है प्लस का माइनस के साथ लव यू होगा, इसका इसके साथ नहीं हो जाएगा और इसका इसके साथ नहीं हो जाएगा। पिंकू जी पिंकी रहते क्या है? आगे बढ़ते भाई, आगे नहीं बढ़ेंगे, कहानी यहां पढ़ते हैं। नेक्स्ट और एग्जांपल एक लेके बताता हूं। लैटिस एनर्जी से पहले बच्चे मैं एक और आपको मैं एग्जांपल लेके बताता हूं। NaCl के एग्जांपल से आपको काफी क्लैरिटी आई होगी मन में, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों मैं यहां पे लिखिए फॉर्मेशन ऑफ NaCl तो हो चुका है, फॉर्मेशन ऑफ AlCl3 सॉलिड। जब भी सॉलिड लिखा है दैट मींस वो आयनिक कंपाउंड है। फॉर्मेशन ऑफ AlCl3 आयनिक कंपाउंड, चलिए करके बताइए, मजा आएगा। फॉर्मेशन ऑफ AlCl3 आयनिक कंपाउंड, आइए
एक एक करके फॉर्मेशन ऑफ AlCl3 आयनिक कंपाउंड एक एक करके। सर स्टेप नंबर 1 में केटायन बनेगा, बहुत अच्छा। स्टेप नंबर 2 में सर जी एनायन बनेगा, हाँ जी बहुत अच्छा। स्टेप नंबर 3 में सर जी लैटिस बनेगा, हाँ जी बहुत बहुत अच्छा। जो केटायन बनेगा वो कुछ इसी तरह से तो है। सोडियम गैस जो है, सॉरी नॉट सोडियम, यहां तो एल्युमिनियम है, तो मैं दूसरे पेन से लिख देता हूं ताकि आपकी आंखों को कोई कमजोरी ना लगे। एल्युमिनियम गैस जो है सर, अब यहां पे चर्चा करेंगे, यहां पे चर्चा करेंगे। जो AlCl3 है, चर्चा में आइए बेटा, कहानी सुनिए मेरे से। AlCl3 है, इसमें एल्युमिनियम पे +3 चार्ज है, अच्छा, और इस +3 चार्ज को 3 Cl माइनस ने घेर रखा है, -1। इस प्लस चार्ज को 3 Cl माइनस ने घेर रखा है 3 तरफ से। ओके सर, मतलब एल्युमिनियम +3 बनेगा और 3 क्लोरीन आयन यहां पे इन्वॉल्व होगा, यही होगा आयनिक कंपाउंड। तो देखो, एल्युमिनियम गैसियस, पहले बार में एल्युमिनियम प्लस गैसियस बनेगा, आयनाइजेशन एनर्जी 1, IE1, ठीक, और एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिया। सर एक और बार क्या करेंगे, जब मैं इसमें IE2 लगा दूंगा तो ये एल्युमिनियम गैसियस +2 बना लेगा और एक और इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। सर इसमें क्या होगा, एल्युमिनियम एक और IE3 लगाने के बाद तीसरा इलेक्ट्रॉन भी लूज कर जाएगा और Al3 गैस बनके तैयार है। वाह वाह, एकदम मजेदार, बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। एनाइन की बात करते हैं सर, एक नहीं दो नहीं 3 क्लोरीन गैस लेना पड़ेगा, एक नहीं दो नहीं 3 Cl माइनस लेना पड़ेगा। अब 3 मोल Cl माइनस में 3 मोल इलेक्ट्रॉन का भी तो ऐड करना पड़ेगा, 3 मोल Cl माइनस में 3 मोल इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा, तब तो बेटा वो 3 मोल Cl माइनस गैस बनेगा। तो Al+3 गैस है और 3 Cl माइनस गैस ले लेंगे। बोलो यहां तक। संडे को क्लास नहीं होगी बेटे, आगे। अब यहां आइए सर, 1 मोल Al+3 बनेगा, कैसे सर, एक बार आयनेशन एनर्जी देंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन Al+, दोबारा फिर से आयनेशन एनर्जी दे दिया, फिर 1 इलेक्ट्रॉन मिल गया Al+2, दोबारा फिर से आयनेशन एनर्जी दे दिया, फिर से एक और इलेक्ट्रॉन निकल गया Al+3, तो Al+1 Al+2 Al+3 निकल के तैयार है। अब आते हैं, Al+3 3 Cl माइनस से बॉन्ड बनाएगा, पहला Cl माइनस बना देगा, दूसरा Cl माइनस बना देगा, तीसरा फिर से Cl से Cl माइनस बना देगा। 3 मोल मैंने Cl ले लिए, 3 क्लोरीन ले लिए, और जब भी इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो यहां पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की पढ़ाई करेंगे, पहले इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जाता है। चलिए अब आते हैं बच्चों एक और कहानी में कि सर हमारे पास Al+3 गैस आ चुका है, हमारे पास Al+3 गैस बन चुका है, हमारे पास 3 Cl माइनस गैस भी बन चुका है। अब Al+3 गैस जो है वो 3 Cl माइनस गैस के साथ मिलके क्या बनाएगा, सामने देखोगे आपके पास लैटिस फॉर्म करेगा। यहां पे बच्चे क्या बनेगा, लैटिस फॉर्मेशन करेगा। यहां पे क्या बनेगा, लैटिस फॉर्मेशन। जैसे आप ये करोगे बच्चे, लैटिस फॉर्मेशन करेगा। आइए, है ना, Al+3 गैस 3 Cl माइनस के साथ प्लस और माइनस का जब भी, अच्छा कैसे होगा, आइए। तो सर क्या होगा, AlCl3 सॉलिड का फॉर्मेशन हो जाएगा, AlCl3 बच्चे सॉलिड का फॉर्मेशन हो जाएगा, है ना, AlCl3 सॉलिड का फॉर्मेशन होगा। क्लियर। डीपीपी बच्चे इसी ऐप में स्टडी मटेरियल सेक्शन में मिल रहा है। चलिए आगे। अब जैसे हमने देखा सर 3 स्टेप में पूरे आयनिक कंपाउंड बना सकते हो, चाहे NaCl हो चाहे AlCl3 हो। कौन सा 3 स्टेप है, प्लस बनाओ माइनस बनाओ, प्लस माइनस को मिलाओ। क्या बोला मैंने, कौन सा 3 स्टेप में आयनिक कंपाउंड बनाओगे, प्लस बनाओ केटायन, माइनस बनाओ एनायन, प्लस माइनस को मिलाओ लैटिस। एकदम क्लियर, एकदम क्लियर। प्लस बनाओ केटायन, माइनस बनाओ एनायन और प्लस माइनस को मिलाओ लैटिस। फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड क्लियर हुआ, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है सर, मजा आ रहा है। तो सर फॉर्मेशन ऑफ AlCl3 आपके पास हो गया है। एक और हम करेंगे, आपके क्वेश्चन आपको करूंगा, मैं आपको वेट करूंगा, पहले आपको करना है ना, MgO सॉलिड फॉर्मेशन आपको करना है, MgO सॉलिड फॉर्मेशन। चलिए MgO सॉलिड, अब सॉलिड से चमक गया होगा, आप देखो तो 3 क्वेश्चन को मैंने 3 डिफरेंट लैंग्वेज में लिखा है।
3 क्वेश्चन को बच्चे मैंने 3 डिफरेंट लैंग्वेज में लिखा है ताकि एग्जामिनर किसी भी तरह पूछे हमारा बच्चा उसको आंसर करके आना चाहिए। तो बच्चे मैं जो भी करूंगा उसका एक मोटिव हमेशा होता है कि एग्जाम वाले सवाल आपसे लग जाए। ठीक है, जो वर्ड्स बोल रहा हूं उसमें भी यही इंक्लूड होता है कि भाई एग्जाम वाले क्वेश्चन आपसे लग जाए। अब फटाक से बच्चे एमजीओ फॉर्मेशन करते हैं। जब भी आपको सॉलिड का फॉर्मेशन करना है इसका मतलब कंप्लीट है कि आयनिक बॉन्ड है। एमजीओ Mg+2 और O-2 में आयनिक बॉन्ड है। चलो Mg+2 यहां पे है और दूसरा O-2 है। Mg+2 ये रहा गैस, एक सेकंड गैस वैसे ना लिखो, Mg+2 और O-2 है ना। प्लस और माइनस के मिलने से आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। प्लस और माइनस के मिलने से आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। आइए एक एक करके बात करेंगे। 3 स्टेप में करके देखिए, 3 स्टेप में बच्चों आइए। AJBR भी कर सकते हैं, टेंशन ना लीजिए, लेकिन थोड़ा थाम के भी एक एक करके जल्दी से बेटे तीनों स्टेप आपको लिखना है। ये क्लास वर्क है आपका। ठीक है, निजाम आलम फिजिक्स क्लास बाय दीपक सर आपको रिकॉर्डेड सेक्शन वाले पोर्शन में मिलेगा आपको। ठीक है ना, आज सर की क्लास आपको अपलोड हो जाएगी। हो गया, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बच्चों। आइए, क्लास नहीं होगी मोहम्मद जी, बताया मैंने। आइए, अब सबसे पहले बच्चे आपके दिमाग में यही चलेगा कि सर प्लस बनाओ, सर दूसरे में चलेगा आपके पास माइनस बनाओ, और तीसरे में बच्चे चलेगा प्लस और माइनस को मिलाओ। तो केटाइन एंड एनायन का फॉर्मेशन करो। केटाइन एंड एनायन, दिस विल लीड टू लैटिस। केटाइन और एनायन को मिलाओगे तो बेटा लैटिस बनेगा। तो पहली बात, खटाक से हम लोग केटाइन बना दे। सर खटाक से नहीं बनेगा, Mg+2 बनना है तो पहले Mg गैसियस लेंगे। हमेशा इलेक्ट्रॉन गैसियस एटम से ही निकालते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी में हमें पढ़ना पड़ता है। तो सर आयोनाइजेशन एनर्जी 1 दिया होगा तो Mg+ बना होगा। लेकिन बताओ मुझे Mg+ चाहिए क्या? नहीं 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 नहीं, हमें Mg+ तो चाहिए ही नहीं, हमें Mg+2 चाहिए। तो थोड़ा और खर्चा करना पड़ेगा, क्या? एनर्जी। तो बच्चे हमने थोड़ा सा और एनर्जी दिया, मात्र थोड़ा सा आयोनाइजेशन एनर्जी 2, इससे ज्यादा होती है ना, सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी इज ग्रेटर। तो हमने जैसे ही ये वाला एनर्जी दिया, हमारे पास बन चुका है Mg+2 गैसियस। और ये बेचारा 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे, एक इलेक्ट्रॉन पहले स्टेप पे, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे स्टेप पे। Mg+2 बनके हमेशा हमेशा के लिए तैयार हो गया। आओ भाई, जैसे आपके पास बना O-2 की बात कर लेते हैं। ये रहा ऑक्सीजन गैसियस, इसमें एक इलेक्ट्रॉन आप ऐड करोगे, क्या बन जाएगा? O- गैसियस। सर हमें O- चाहिए कि O-2 चाहिए? सर O-2 चाहिए। हमारे पास दूसरी बार फिर से एक इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे, 1 मोर इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे, O-2 गैसियस बन गया। हमारा मुद्दा क्या है? हमारा मुद्दा है कि सर गैसियस केटायन गैसियस एनायन बनाओ। एक बार प्लस मिला, एक बार माइनस मिला, और तीसरी बार में प्लस और माइनस कंबाइन हो गया। लैटिस कैसे बनेगा? सर Mg+2 केटायन का फॉर्मेशन हुआ, सर O-2 एनायन का फॉर्मेशन हुआ। ध्यान दीजिए, जब तक ये अकेले अकेले हैं ये क्या हो जाएंगे? सिंगल है बेटा। जब तक वो अकेले अकेले हैं ये सिंगल है, गैस फॉर्म में है ना। गैस किधर भी बह सकता है। आप भी जब सिंगल रहते हो आपका डायरेक्शन पता नहीं है, कभी इससे बात करें, कभी उससे बात करें, कभी उससे बात करें, कभी उससे बात करें, है ना। इंस्टाग्राम पे एक और दोस्त है, व्हाट्सएप पे कोई और दोस्त है, फेसबुक पे पता नहीं 4-5 है। और यार हम तो समझाते हैं ना, केमिस्ट्री बड़ी अच्छी है। देखो मैं बताऊं आपको, आपके काम की बात बताता हूं। आप जानते हो एक्स का मतलब क्या होता है केमिस्ट्री में? हैलोजन। और केमिस्ट्री के हिसाब से जैसे आपकी एक्स क्या होनी चाहिए? 1 2 3 4 5, अरे गजब हो गया यार, इतने सारे एक्स तो केमिस्ट्री में है। तो आप लोग का अगर एक भी नहीं है तो यार गलत हो रहा है आपके साथ। तो फिर आप ना धरती पे टाइम पास करने आए हैं। सही बता रहा हूं मैं आपको, सच बोल देता हूं कभी कभी। तो यार देखो केमिस्ट्री का एक्स कितना है? 1 2 3 4 5 6। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेराइन, है ना। 2 बार क्लोरीन लिख दिया क्या? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटाइन। चलो यार, जब एक्स की बातें चलती है तो मेरा भी दिमाग नहीं काम करता। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटाइन। केमिस्ट्री के एक्स इतने सारे, समझे? तो केमिस्ट्री कुछ नहीं है, आपकी जनरल लाइफ को दर्शाती है। खैर, हम ये छोटी छोटी बेटा है ना, ये
संता बनता जोक्स बीच बीच में करते रहेंगे आपसे, आपको पढ़ाई पे ध्यान लगाना है। तो क्या है, जब ये केटाइन था तो गैसियस था, इंडिविजुअल। जब ये एनाइन था तो गैसियस था, इंडिविजुअल। लेकिन जैसे ही केटाइन और एनाइन आपस में मिले हैं, अट्रैक्शन हुआ है, एनर्जी रिलीज हुई है, एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर लैटिस बना है बेटा। Mg+2 O-2, Mg+2 O-2, Mg+2 O-2, Mg+2 O-2, Mg+2 O-2। केटाइन और एनाइन बच्चे कुछ इस तरह से बनता है, Mg+2 O-2, Mg+2 O-2। आइए बता दें आपको, ये +2 -2 +2 -2 +2 -2 +2 -2 +2 -2 +2 -2, ठीक है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। तो पहले ये इंडिविजुअली केटाइन थे, लेकिन जब पास में आए हैं तो बच्चे इन दोनों में भरपूर अट्रैक्शन हुआ है, जितना होना चाहिए। सर अट्रैक्शन होने के बाद एनर्जी रिलीज होती है, हर अट्रैक्शन में एनर्जी रिलीज होती है, केमिस्ट्री में भी अट्रैक्शन में एनर्जी रिलीज होगी। अब अट्रैक्शन में एनर्जी रिलीज होती है एंड फाइनली सॉलिड आयोनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाता है, सॉलिड आयोनिक कंपाउंड फॉर्म हो जाता है, हाँ कि ना। सर ये जो लैटिसवा बना है आपके सामने, ये तो जबरदस्त है ना। और ये जो लैटिस है यही आयोनिक लैटिस है, ये जो लैटिस है बच्चे यही आयोनिक लैटिस है। और ये आयनिक लैटिस है मतलब किसका, MgO का आयनिक लैटिस है, आयनिक कंपाउंड का ही तो आयनिक लैटिस होगा। नहीं मिल रही है बच्चे, आज रात से मिलेगी, टेंशन ना लो उसका। एस आनंद जी, वी वांट ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक बोथ फ्रॉम यू, बिल्कुल मिल जाएगी, टेंशन ना लीजिए, समय समय पर आपको सब कुछ दिया जाएगा। ठीक है, क्लियर है, दोनों साइड एनालिसिस वो भी कर देंगे राजू कुमार आपके लिए। आगे बढ़े, चलिए बच्चों, तो MgO फॉर्मेशन आयनिक बॉन्ड यहां पे हो चुका है, केटाइन एंड एनाइन फॉर्मेशन हो चुका है। अब मैंने आपको आयनिक बॉन्ड बनाना सिखाया, ठीक। तो हमेशा आपको तीन चीजें से सोचनी है, केटाइन बनाओ, एनाइन बनाओ, केटाइन और एनाइन को मिला दो। समझ में आया? ये सब मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं कि बॉर्न हैबर साइकिल बड़ा आसान हो जाए। केटाइन बनाओ, एनाइन बनाओ, केटाइन एनाइन को मिला दो, लैटिस का फॉर्मेशन होता है। लैटिस सॉलिड का होता है, आयनिक लैटिस, आयनिक बॉन्ड सॉलिड होता है, लैटिस बनाता है, ठीक है। अट्रैक्शन होता है, एनर्जी रिलीज होती है। चलिए सर, आपने अभी पढ़ाया आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन, अब मैं पढ़ाऊंगा एनर्जी इन्वॉल्व्ड इन आयनिक बॉन्ड, वो सारा अभी बताने वाला हूं। आइए, वो सारा अभी मैं बताने वाला हूं। लैटिस से पहले, लैटिस से पहले एनर्जी इन्वॉल्व्ड इन आयनिक बॉन्ड, अभी कैलकुलेशन है, टेंशन ना लीजिए, कैलकुलेशन है। एनर्जी इन्वॉल्व्ड इन आयनिक बॉन्ड लिखेंगे आप लोग, टॉपिक एनर्जी इन्वॉल्व्ड इन आयनिक बॉन्ड। बेटा फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड समझ आया? एक बार कमेंट में मुझे फटाक से बता दीजिए, हाँ सर 3 स्टेप ही तो है, कौन सी बड़ी बात है, समझ आ गया। फटाक से मुझे लिखिए, हाँ जी सर समझ आ गया। पहले केटाइन बनाना है, फिर एनाइन बनाना है, फिर दोनों को मिला देना है, लैटिस बन जाएगा। समझ आ गया सर, मजा आ गया, बहुत अच्छा। ये पढ़ चुके थे थोड़ी देर कल वाले में, आज आपको और क्लैरिटी से समझ आएगा, इसीलिए कल बोला था कि बेसिक है भाई, इंट्रो दे रहा था। आइए, अब यहां पे NaCl सॉलिड का हम एनर्जी डिस्कस कर रहे हैं, आयनिक कंपाउंड का एनर्जी डिस्कस कर रहे हैं। तो यार अभी हमारे दिमाग में चलेगा ओनली 3 स्टेप्स, आयनिक कंपाउंड बनाने के लिए ओनली 3 स्टेप्स, केटाइन, एनाइन, लैटिस। तो बेटा ये आयनिक कंपाउंड है, सबसे पहले केटाइन के बारे में बताइए। तो सर केटाइन क्या होगा, सोडियम गैसियस ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है, सोडियम गैसियस ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है। अब मुझे बताओ यहां पे कौन सी एनर्जी है? सर 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, उसके एनर्जी आयोनाइजेशन एनर्जी होती है। 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, उसके एनर्जी आयोनाइजेशन एनर्जी होती है। तो पहला स्टेप हमारे पास जम के क्लियर हो गया, आयोनाइजेशन एनर्जी। सर हमेशा दूसरी बार बताइए। तो सर आप ही ने तो बताया है पहले प्लस फिर माइनस। तो सर क्लोरीन गैसियस जो होगा उसमें हमने 1 इलेक्ट्रॉन डालना है और क्लोरीन माइनस गैसियस बनेगा। और यहां पे कौन सी एनर्जी है? या तो आप बच्चे लिखोगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, या कई बुक्स में बेटा ये भी लिखा गया है स्लैश इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। और ये दोनों पीरियोडिक टेबल में बताया जाता है कि मैग्नीट्यूड वाइज सेम है, साइन वाइज डिफरेंट है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी मैग्नीट्यूड वाइज दोनों सेम है, साइन वाइज दोनों डिफरेंट है।
ठीक है ना, ये एक दूसरे के नेगेटिव है। नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, बट मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है। चलिए, तो उसमें भी एनर्जी पता लग गया। तीसरा, सर तीसरा हमारे पास था लैटिस। अब लैटिस में कौन सा एनर्जी इन्वॉल्व है? केटायन एनायन जब अट्रैक्ट हो रहे हैं, केटायन एनायन जब पास में आ रहे हैं, तो जब पास में आ रहे हैं अट्रैक्शन हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रही है। मतलब यहां जो एनर्जी रिलीज हो रही है अट्रैक्शन से, उसको हम नाम देते हैं बेटा, उसको हम नाम देते हैं Na प्लस गैसियस जो है वो Cl माइनस गैसियस से अट्रैक्ट हो रहा होगा। Na प्लस गैसियस जो है Cl माइनस गैसियस से अट्रैक्ट हो रहा होगा। जो एनर्जी रिलीज होता है दैट इज लैटिस एनर्जी। जो एनर्जी रिलीज होता है दैट इज लैटिस एनर्जी, हाँ या ना? दिस इज लैटिस एनर्जी, जो एनर्जी रिलीज होता है। Na प्लस गैसियस बना होगा आयनाइजेशन एनर्जी से, Cl माइनस गैसियस बना होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या फिर किससे? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से। और लैटिस में जो एनर्जी रिलीज होता है वो लैटिस एनर्जी से। अब यहां पे 3 अलग अलग पॉइंट्स नोट में लिखवाऊंगा। 5000 के नोट, 10,000 के नोट आपकी है, आपकी मर्जी है, जितने बड़े नोट लिखना चाहें लिख लीजिए। मेरा तो बेटा 3 लाइन का नोट है, और नोट अपने पास है ही नहीं। अगर आप डोनेट कर सकते हैं तो डोनेट कर दीजिएगा। दोनों स्लाइड एनालिसिस कीजिएगा प्लीज। बेटा लास्ट में ना, है ना, आपकी ख्वाहिशें हैं बहुत सारी पूछने की, बट एक एक इंडिविजुअल नहीं कर पाएंगे ना। तो आप क्या करिए कि पहले जनरल पढ़ लीजिए, लास्ट में आप आपके डाउट्स, मैं 10 मिनट रुक जाऊंगा तो सारे के डाउट्स ले लूंगा। वैसे बीच बीच में मैं टॉपिक के बाद करता रहता हूं। ठीक है, क्लियर है? चलिए अब आते हैं। तो आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और लैटिस एनर्जी हो जाता है। ठीक है, मेरा पढ़ाने का थोड़ा सा स्टाइल अपना है और मैं इसी में खुश रहता हूं। क्या होता है कि मैं 15 मिनट्स पहले पढ़ाता हूं, फिर मैं आपके चैट्स पे देखता हूं कि अच्छा सब सही चल रहा है, फिर मैं 15 मिनट पढ़ाता हूं, फिर मैं 1 मिनट आपके चैट्स पे देखता हूं। ठीक है, यही अंदाज होता है, वरना अगर मैं इधर रह गया ना तो ये छूट जाएगा, और ये मेन है। चलिए नेक्स्ट। अब आते बच्चे आपके हिसाब से, सर हमने आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, लैटिस एनर्जी पढ़ाया है ना। अब आते एक नोट लिखवाना था मुझे 3 पॉइंट्स वाला। तो पॉइंट नंबर 1 है ना, पॉइंट नंबर 1, आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में अभी तक जो आपने पढ़ा है मुझे बताइए कि वो एंडोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक है, या कभी एंडोथर्मिक कभी एक्सोथर्मिक, क्या है? आपने क्या पढ़ा है अभी तक, बता दीजिए। ठीक है, जल्दी से बताइए। Mg+2 क्यों हुआ? वाह बेटा, बहुत अच्छी बात। यहां पे देखिएगा Mg+2 क्यों हुआ? MgO, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट बता पाएंगे बच्चे? सर ऑक्सीजन का NH2NP6 होता है, तो 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसको गेन करना होता है -2। इसको सेटिस्फाई करने के लिए सर Mg+2 आएगा। ठीक है, इसलिए Mg को 2 इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ा था। ठीक है, सिमिलरली बच्चे AlCl3 में सर 1 क्लोरीन पे -1, 3 क्लोरीन पे -3 हो जाएगा, तो इसलिए एल्युमिनियम पे बेटा +3 आया था। तो एल्युमिनियम को 3 इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़े थे। वही अगर मैं बच्चे NaCl की बात कर रहा हूं, तो Cl पे -1 है तो Na पे +1 है। बोलो कहीं तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है सर? तो चार्जेस के अकॉर्डिंग हमें पता लग रहा है कि चार्ज किसका क्या बनेगा। अच्छा, राहुल जी कह रहे हैं दोनों एंडोथर्मिक होगा, एक्सोथर्मिक भी होगा, बोथ एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक। बहुत बढ़िया, अरे वाह। तो जहां से भी आपने अभी तक पीरियोडिक टेबल पढ़ा है, आज के बाद वहां तो बिल्कुल नहीं पढ़ना है, क्योंकि एकदम गलत कॉन्सेप्ट है। और कुछ लोगों का तो माशाल्लाह बहुत ही सही है, क्योंकि उन्होंने बताया आयोनाइजेशन एनर्जी का। थोड़ा सा मैं सिखा देता हूं। देखिए, चोरी करना है किसके? इलेक्ट्रॉन की। आयोनाइजेशन एनर्जी इधर देखेंगे बच्चों सब लोग। एटम में बीच में होता है न्यूक्लियस, और इसके चारों तरफ होते हैं बेटे ऑर्बिट्स। वाओ सर, आयोनाइजेशन एनर्जी में इधर होते हैं न्यूक्लियस और इसमें होते हैं ऑर्बिट्स। सर आयोनाइजेशन एनर्जी आउटर मोस्ट ऑर्बिट की बात कर रहा है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में बैठे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की। ध्यान दीजिएगा, व्हाट इज आयोनाइजेशन एनर्जी? अब ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट में बैठा हुआ इलेक्ट्रॉन है, इसको न्यूक्लियस खींच रहा होगा कि नहीं? खींचेगा सर। न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे माइनस चार्ज है, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन हो रहा होगा, तय है। अच्छा सर ये न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है, मतलब यहां पे ऑलरेडी अट्रैक्शन एनर्जी लग रहा है, ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्टेड है। अब अगर अट्रैक्शन एनर्जी से ज्यादा एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को मिल गया, आप बात समझिएगा,
ये ऑलरेडी अट्रैक्शन एनर्जी न्यूक्लियस लगा रहा है प्लस और माइनस के बीच में, लेकिन अगर मैं अट्रैक्शन एनर्जी से ज्यादा एनर्जी दे दूं तो ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं किसी से अट्रैक्टेड हूं, मैं नहीं बोलता हूं, आप लोग एग्जांपल कुछ सीरियसली ले लेंगे। मान लीजिए ये है और वही है, एक बंटी है और एक बबली है। तो मान लीजिए ये हमारा बंटी है और मान लीजिए बेटा ये है बबली, और बंटी का साबुन बेटा स्लो है। तो ये अट्रैक्शन लगा रहा है, बंटी और बबली के बीच में अट्रैक्शन है पहले से, बहुत लंबे समय से बेचारे जान रहे हैं। अब यहां पे आता है कोई इंसान, बंटी बबली में कोई आ जाते हैं, मान लीजिए अमिताभ बच्चन आ जाते हैं यहां पे, अमिताभ बच्चन, ठीक है, हम अमिताभ बच्चन को बदनाम कर देते हैं। तो मान लीजिए अमिताभ बच्चन जी आ गए। अब अमिताभ बच्चन जी ने इस बबली को ज्यादा एनर्जी, ज्यादा अट्रैक्शन देना चालू किया, है ना। ये एक बार मूवी ले जाता था, ये 2 बार मूवी ले जाना चालू कर दिया। ये एक बार रेस्टोरेंट में घुमाता था, ये 2 बार रेस्टोरेंट घुमाना चालू कर दिया। ये बाइक पे कम घुमाता था, ये बाइक पे ज्यादा घुमाना चालू कर दिया। इसने गुलाब के फूल 1-2 दिए हैं, इसने 10-12 दे दिए। तो बबली का क्या हुआ, बोला कि नहीं यार अमिताभ बच्चन इज गुड। तो बंटी बेचारा, बंटी का साबुन स्लो है यार, बंटी का साबुन पहले भी स्लो था, बाद में भी स्लो हो गया। कहने का मतलब है ऑलरेडी एक एनर्जी लग रही है, लेकिन अगर कोई उससे ज्यादा एनर्जी लगा दे तो वहां से वो ब्रेकअप हो जाता है, मतलब वहां से इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाता है। अब वापस कहानी पे आइए बच्चों, अब चमकेगा आसानी से कि सर ऑलरेडी न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन पे एनर्जी लगा रहा है, ऑलरेडी न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन पे एनर्जी लगा रहा है, लेकिन अगर इस अट्रैक्शन एनर्जी से ज्यादा एनर्जी हमने दे दी तो ये इलेक्ट्रॉन का ब्रेकअप हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकल जाएगा। तो अब आते हैं व्हाट इज आयोनाइजेशन एनर्जी। द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटरमोस्ट आइसोलेटेड गैसियस एटम। फिर से सुनेंगे, सर अट्रैक्शन एनर्जी से ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तो कह रहा है मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटरमोस्ट सेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। आयोनाइजेशन आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दोनों ही आइसोलेटेड गैसियस एटम में डिफाइन होता है। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटरमोस्ट सेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम, दिस इज आयोनाइजेशन एनर्जी। अब समझ आया होगा कि सर अट्रैक्शन एनर्जी से ज्यादा एनर्जी देते हो, अब क्या होगा ना, अब जब क्वेश्चन आएगा जेड इफेक्टिव का आप कर जाओगे, अब जब क्वेश्चन आएगा नया क्वेश्चन उसका आयोनाइजेशन का तो कर जाओगे। आज से पहले शायद आपको पता नहीं था कि इस अट्रैक्शन एनर्जी से ज्यादा एनर्जी हमें देनी पड़ती है, बोलो हाँ या ना। आज तक तो हम रट ही रहे थे ना कि मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटरमोस्ट ऑर्बिट। नहीं, हमें समझ समझ के जब पढ़ोगे ना बेटा, 12th का जो क्लास होता है ना वो ऐसे ही होता है, आपके पास इनफ टाइम है, समझ समझ के चीजों को तोड़ तोड़ के पढ़ो। अब दिमाग में क्लियर हुआ, अब आपको समझ में आ रहा है कि सर पहले से एक एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन पे लग रहा है, उससे हम ज्यादा एनर्जी देते हैं, तब इलेक्ट्रॉन यहां से न्यूक्लियस से दूर हो जाता है। बंटी बबली की कहानी और चमकेगी। तो दिस इज हाउ यू शुड स्टडी इनऑर्गेनिक। खाली थ्योरी पढ़ाते रहने से और खाली क्वेश्चंस एकदम रट्टाफिकेशन करते रहने से थोड़ी ना होगा। आइए, तो मैं आपको बता रहा था कि सर आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, आप समझ गए। अब आयोनाइजेशन एनर्जी हमें देनी पड़ती है ना, वो भी अट्रैक्शन एनर्जी से ज्यादा देनी पड़ती है ना। हाँ, तो वैसे प्रोसेस जिसमें एनर्जी हमें देनी पड़ती हो, वैसा प्रोसेस जिसमें एनर्जी हमें अपने साइड से लगाना पड़ता हो, उसको हम कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी, उसको हम कहते हैं एंडोथर्मिक प्रोसेस। फिर से कि सर यहां हमें एनर्जी देनी पड़ रही है, यहां हमें एनर्जी अट्रैक्शन एनर्जी से ज्यादा देनी पड़ रही है। ओके, सो दिस इज एन एंडोथर्मिक। यहां पे आइए, यहां पे बड़े आसानी प्रोसेस से आ जाएंगे कि आयोनाइजेशन एनर्जी इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। Ionization energy is always an endothermic. Ionization energy is always an endothermic process. Ionization energy बच्चे हमेशा एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। Ionization energy is always an endothermic process. हमेशा हमें अपने तरफ से एनर्जी देनी पड़ती है। अब मैंने पहला स्टेटमेंट समझा दिया है, अब आपके 30 सेकेंड डाउट देख लेंगे। ऑलवेज लिखा है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। आयोनाइजेशन एनर्जी कभी भी आए आंख बंद करके बोल दीजिएगा एंडोथर्मिक, क्योंकि हमेशा हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, वो भी कितना, अट्रैक्शन जितना लग रहा है उससे ज्यादा। भाई किसी को ब्रेकअप कराना है तो पहला वाला जो रिलेशन है उससे ज्यादा एनर्जी आप लगा दो तो ब्रेकअप हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात को। दिवेंदु नमित कह रहे हैं आई वांट टू ज्वाइन संकल्प भारत एज ए टीचर।
तो आप उस पे जाके इन वेबसाइट के थ्रू आ जाइए सर, है ना। थैंक यू यार, थैंक यू अत्री, थैंक यू। लैटिस एनर्जीज एक्सोथर्मिक, काजल जी अभी मेरे से आगे नहीं चलना है। एक कहानी सुने हो आप लोग काजल जी, कि मेरी बिल्ली और हमी से म्याऊं म्याऊं। तो अभी मैं तीसरा पॉइंट पढ़ाने वाला हूं, तब तक आपके मन में आ गया, यहीं से घुसा मारूंगा। मैं पढ़ाऊंगा भाई, मेरा जॉब खतरे में ना डालो, मेरे को पढ़ाने दो। और अगर मेरे समझाने से पहले समझ में आ रहा है तो चुप रहेंगे, है ना। मेरी बिल्ली और मेरी से म्याऊं म्याऊं कर रहे हो। चलो इधर आओ। अब आते हैं सर, आयोनाइजेशन एनर्जी हमेशा एंडोथर्मिक है। दूसरा प्रोसेस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, ध्यान दीजिएगा। फिर से मैं पूरा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्विक रिकैप दे रहा हूं बच्चों। किसी भी एटम के बीच में न्यूक्लियस होता है और ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कह रहा है कि बाहर से एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कराने में, ध्यान दीजिएगा, बाहर से एक इलेक्ट्रॉन को आउटर मोस्ट ऑर्बिट में ऐड कराना है। पहले क्या किया था, आउटर मोस्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को बाहर किया था। उसका रिवर्स प्रोसेस है कि बाहर से एक इलेक्ट्रॉन को अंदर ला रहे हैं। मतलब कुछ कहानी ऐसी नहीं हो रही है कि बेटा आप बहुत बड़े हो चुके हो, मान लीजिए मेरी बात करो, मैं आपके जगह पे हूं, मैं 4 साल 5 साल बाद डॉक्टर बन चुका हूं, है ना, 6 साल बाद डॉक्टर बन चुका हूं। अब डॉक्टर बनने के बाद मान लीजिए आपकी शादी हो गई, फटाक से डॉक्टर बने, घर वालों ने कहा यार इसको जल्दी जल्दी इससे टेंशन फ्री होते हैं, तो भाई शादी कर दी। अब शादी कैसे होगी, जब 5-6 साल बाद अचानक से शादी हो गई, इसका मतलब आपकी अरेंज मैरिज हो रही है। तो क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन कोई बाहर से, अरेंज मैरिज वाले लोग आपके घर के अंदर आते हैं, वैसे ही है, बाहर का इलेक्ट्रॉन एक घर के अंदर आ रहा है। द आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन आ रहा है। अब ये क्यों आएगा यहां पे, कुछ तो कारण होगा, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी। यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, कुछ तो मजबूरियां रहती है ना, तब तो इलेक्ट्रॉन यहां आता है। तो ये जो न्यूक्लियस है बेचारा, ये जो न्यूक्लियस है, इसको अट्रैक्ट मारता है। भाई आपके घर में लड़की क्यों आएगी शादी करके, क्योंकि आप अट्रैक्ट कर रहे हो उसको, आपके साथ शायद सपने उसके अच्छे लग रहे हैं, तो फिर वो आ जाएगी। वही है इलेक्ट्रॉन की कहानी। ये एटम के अंदर क्यों आएगा, क्योंकि न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहा है। अब न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहा है, नाम में ही क्लियर हो गया, अट्रैक्शन एनर्जी रिलीज। तो मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, पहला इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक्सोथर्मिक होगा। उसी चीज को बच्चे यहां पे लिख देते हैं, उसी चीज को बच्चे लिख देते हैं कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, मैग्नीट्यूड वाइज लिख रहा हूं बेटा यहां पे, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज एक्सोथर्मिक। पहली बार न्यूक्लियस अट्रैक्ट करता है, एक इलेक्ट्रॉन आता है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज एक्सोथर्मिक। लेकिन ध्यान दीजिए, पेन नीचे, नजरें ऊपर, और खोपड़ी खोलने की बारी है। ध्यान दीजिएगा बच्चे, न्यूक्लियस बीचों बीच होता है। हाँ यार, इसके अंदर ये रहा ऑर्बिट, इसके रहा अंदर ये रहा ऑर्बिट, इसके अंदर ये रहा ऑर्बिट, बहुत सारे ऑर्बिट है। अब पहली बार तो अट्रैक्शन हो रहा था भाई, पहली शादी में मजा आता है, जबरदस्त अट्रैक्शन हो रहा होता है, बैंड बाजा बारात सब बजती है, और अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस की वजह से इलेक्ट्रॉन आ गया। अट्रैक्शन है, पहली बार में एक्सोथर्मिक हो गया, अट्रैक्शन में एनर्जी रिलीज होती है। अब बार बार शादी करोगे तो दिक्कत वाली बात है ना। हाँ, तो अब देखिए, एक बार इलेक्ट्रॉन आ गया तो ये एटम क्या हो गया, नेगेटिवली चार्ज। भाई पहला एटम डालते ही ये क्या बन गया, नेगेटिवली चार्ज हो गया। इलेक्ट्रॉन बाहर से आ गया, नेगेटिवली चार्ज। अब इस पे माइनस चार्ज आ चुका है, इस एटम पे एक इलेक्ट्रॉन आ चुका है, पहली बार में एक इलेक्ट्रॉन आ गया, माइनस चार्ज हो गया। अब दोबारा जब सेकेंड इलेक्ट्रॉन लाओगे तो ये ऑलरेडी माइनस चार्ज है, ये माइनस चार्ज रिपल्सन करेगा। तो पहली बार जब इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है तो न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहा था, तो एनर्जी रिलीज होकर एक्सोथर्मिक हो गया। लेकिन जब आप दूसरी बार इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो सर पहले बार इलेक्ट्रॉन ऐड करके माइनस चार्ज हो चुका है, दूसरा इलेक्ट्रॉन रिपल्सन करेगा, क्योंकि ये माइनस चार्ज हो चुका है, इलेक्ट्रॉन भी माइनस है, माइनस माइनस रिपल्सन। सो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में अट्रैक्शन हो रहा है, एनर्जी रिलीज, बट सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, कोई भी एनी अदर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज ऑलवेज एंडोथर्मिक। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है बेटे, सर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन हो रहा है, वहां तो एनर्जी रिलीज हो रहा है, एक्सोथर्मिक। बट सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड सो ऑन आर ऑलवेज एंडोथर्मिक। यहां पे लिखेंगे बट सेकेंड कॉमा थर्ड और डॉट 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 इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, बट दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है दैट इज ऑलवेज एंडोथर्मिक। एफिनिटी इज ऑलवेज एंडोथर्मिक। बोलो हाँ या ना।
Ionization energy is always an endothermic process. First electron affinity is exothermic, but second या third electron affinity is always endothermic. चलो तीसरा केस मैं आपको डिस्कस करता हूं, कुछ अलग कहानी, अलग पेन का ले लेते हैं ताकि आपकी आंखें बची रहें। आइए सर, अब आ जाते हैं, यहां तक क्लियर है बच्चों? कमेंट में बताइए, फिर मैं आगे बढ़ूं। थोड़ा सा स्लो कमेंट रखिए ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा कमेंट देख पाऊं, है ना? रंजीश जी कह रहे हैं कि सर ये लाइव है या रिकॉर्डेड, बताओ यार। बेटा पेड क्लास है, लाइव होती है। क्लियर हो गया? इंथैल्पी क्या है? इंथैल्पी बेटा ये दोनों मैग्नीट्यूड वाइज सेम है, साइन वाइज अपोजिट है। एंथैल्पी इज बेसिकली एनर्जी। और mg+2 पे बैरागी जी की गाड़ी अटक गई है। mg+2 बैरागी जी लास्ट में कवर करेंगे, बात समझिए, ठीक है ना? फर्स्ट एक्सोथर्मिक, रेस्ट इज एंडोथर्मिक। बहुत बढ़िया। आइए अब सर तीसरे की बात में बात करते हैं। बेटा आराम से बिना धक्का मुक्की के ये बताइए, लैटिस एनर्जी क्या है, एंडोथर्मिक की एक्सोथर्मिक? बिना धक्का मुक्की के कमेंट सेक्शन में। हाँ यार, अब समझ आया होगा कि सर लैटिस बनता कैसे है। तो सर जी गैसियस केटाइन आएगा, सर गैसियस एनाइन आएगा, और इन दोनों का अट्रैक्शन होगा, मिलन समारोह बनेगा, जबरदस्त अट्रैक्शन एनर्जी रिलीज, एक्सोथर्मिक। तो लैटिस एनर्जी इज एक्सोथर्मिक। बिना कोई डाउट के आगे बढ़ जाएं क्या? हाँ या ना बोलना पड़ेगा। वाह जी, सनी जी बहुत सही इसमें जवाब दे रहे हैं। डिंपल जी का भी दिख पाया है, खुशी जी का भी दिख पा रहे हैं, बहुत बढ़िया जी। आगे बढ़ जाते हैं, एनर्जी इन्वॉल्व समझ में आया। अब यहां से मैं अपना बॉर्न-हैबर साइकिल वाला जो टॉपिक है ना, वो आपके लिए बहुत आसान बना दूंगा, क्योंकि ये सारा कुछ बॉर्न-हैबर साइकिल में आसान होगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं बेटा, लैटिस एनर्जी। व्हाट इज लैटिस एनर्जी? व्हाट इज लैटिस एनर्जी? कम ऑन जल्दी से बताइए कि लैटिस एनर्जी क्या है, आप ही बता दीजिए। व्हाट इज लैटिस एनर्जी? मैं एकदम बुकिश डेफिनेशन आपको बोल दूं। ठीक है, आइए, व्हाट इज लैटिस एनर्जी? फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ओम बेटा, जब पहला इलेक्ट्रॉन आता है आउटर मोस्ट सेल में, उसको कहते हैं फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, आइए, अब कई लोग कह रहे हैं कि सर अट्रैक्शन बिटवीन केटाइन एंड एनाइन, बिल्कुल सही है, उससे क्वेश्चन आपके लग जाएंगे। बट अब इसका टेक्निकल डेफिनेशन हम लिख लेते हैं, टेक्निकल डेफिनेशन हम इसका लिख लेते हैं लैटिस एनर्जी का। आइए, तो सर अभी हमने पढ़ा देसी भाषा में कि सर एक हमारे पास पॉजिटिव चार्ज केटाइन होगा, हमने देसी भाषा में यह भी पढ़ा कि नेगेटिव चार्ज एनाइन होगा, और केटाइन और एनाइन आपस में अट्रैक्ट करते हैं, दुनिया का नियम है। तो बेटा केटाइन और एनाइन पास आए होंगे, आ रहे होंगे, आ रहे थे, जो भी हो रहा होगा, और यहां पे बहुत सारे केटाइन एनाइन जब पास आएंगे और एक सॉलिड डेफिनेट स्ट्रक्चर बनता है, उसको हम कहते हैं लैटिस। तो इसको डेफिनेशन में हम कैसे कहेंगे? डेफिनेशन में कहते हैं व्हेन वन मोल गैसियस केटाइन, याद करो बोला था ना, इंडिविजुअली जब रहेगा तो वो केटाइन रहेगा। When one mole gaseous anion, याद करो बताया था ना, इंडिविजुअल इज गैसियस। तो when one mole gaseous cation, one mole gaseous anion, they combine together to form a definite solid structure. ध्यान दीजिए, when one mole gaseous cation, one mole gaseous anion combine together to form a definite structure that is called lattice, and the energy released is called lattice energy. आइए, सबसे पहले when one mole gaseous cation, when one mole gaseous cation and one mole gaseous anion, when one mole gaseous cation and one mole gaseous anion is released or comes together due to attraction, when one mole gaseous cation and one mole gaseous anion पास में आते हैं, comes together due to attraction, ठीक है ना, due to attraction, and finally form a lattice, finally form a solid lattice. जब एक मोल गैसियस केटाइन और गैसियस एनायन पास में आते हैं, फाइनली वो एक सॉलिड लैटिस बनाते हैं, ठीक है। द एनर्जी रिलीज्ड ड्यू टू अट्रैक्शन, जब पास में आते हैं तो एनर्जी रिलीज होगी, क्योंकि प्लस और माइनस पास में आ रहे हैं, तो एनर्जी रिलीज्ड ड्यू टू अट्रैक्शन इज नोन एज लैटिस एनर्जी।
द एनर्जी रिलीज ड्यू टू अट्रैक्शन इज नोन एज लैटिस लैटिस एनर्जी। समझ में आया? पार्शियल स्ट्रक्चर मेडअप ऑफ एनायन एंड केटायन। राजू कुमार जी, ये तो गूगल का है। आपको क्या लगता है कि हम गूगल नहीं करते हैं? हमको भी तो आता है ना गूगल करने। राजू जी गूगल ना करें, जो डेफिनेशन है उससे बनाएं, ठीक है? अब क्या होगा, एसर्शन रीजन में एसर्शन ये डाल देगा, रीजन कुछ डाल देगा और पूछ लेगा। ठीक है सर। अब लैटिस एनर्जी सर डिपेंड किस पे करता है? लैटिस एनर्जी डिपेंड किस पे करता है? देखो हम फॉर्मूला बनाने जा रहे हैं, रटवाऊंगा कुछ भी नहीं, फॉर्मूला खुद बनाओगे। ध्यान दो, पेन नीचे नजरें ऊपर, और इस स्मार्ट सर्कल को देखो थोड़ा फटाफट से। पेन नीचे नजरें ऊपर, फॉर्मूला आपको अभी डिराइव करा देते हैं। इधर आइए यार, लैटिस एनर्जी क्या है? एनर्जी रिलीज ड्यू टू अट्रैक्शन। तो अट्रैक्शन हो रहा है ना लैटिस बनने में, तो अट्रैक्शन हो रहा है किसका? प्लस माइनस का। तो अट्रैक्शन कैसे ज्यादा कैसे कम? अट्रैक्शन को कैसे बढ़ा सकते हो सर? अगर मैं +1 -1 की जगह +2 -2 कर दूं तो चार्ज बढ़ जाएगा। जैसे जैसे सुनो इधर आओ, मान लो बेटा +Q और -Q है, तो एक अट्रैक्शन है। हां सर। अगर बच्चे मैं फिजिक्स में +2Q और -2Q कर दूं तो थोड़ा और अट्रैक्शन हो गया। मैं जैसे जैसे चार्ज बढ़ा रहा हूं वैसे वैसे अट्रैक्शन फोर्स की वैल्यू बढ़ रही है ना, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? KQ1Q2/R²। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। कहने का मतलब है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q है। चार्ज बढ़ेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई साहब। चार्ज बढ़ाएंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। तो जहां भी अट्रैक्शन की बात आए, वो भी चार्जेस के अट्रैक्शन की बात आए, तो जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे अट्रैक्शन बढ़ेगा। जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे अट्रैक्शन बढ़ेगा। तो लैटिस एनर्जी में भी तो अट्रैक्शन है, लैटिस एनर्जी में भी तो चार्ज के बीच का अट्रैक्शन है। तो यहां भी चार्ज बढ़ाओगे अट्रैक्शन बढ़ेगा और मजा आ जाएगा लैटिस में। क्या बात है? तो लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। वाओ। बिना रटे फॉर्मूला आपको कैसे बनता है यहां देखिए। अब सर लैटिस एनर्जी की बात करते हैं। यार एक बात बताओ, ये छोटा साइज का 2 एटम ले लिया हमने, एक प्लस और एक माइनस, या फिर एक बड़े साइज का प्लस और एक बड़े साइज का माइनस ले लिया। ध्यान दीजिएगा, पेन नीचे नजरें ऊपर, इस स्मार्ट सर्कल को देखिए थोड़ा। इसकी बात कर रहा था, ये सर्कल तो बहुत ही स्मार्ट है। इधर छोटे से स्मार्ट सर्कल को देखिए, इधर आइए। अब देखो भाई, यहां भी +1 है, यहां भी -1 है, यहां भी चार्ज सेम है, यहां भी +1 है, यहां भी -1 है, चार्ज सेम है, लेकिन साइज का डिफरेंस है। ध्यान दीजिएगा, अगर ये प्लस चार्ज छोटे से साइज में है और यहां माइनस चार्ज छोटे से साइज में, तो क्या है? ये प्लस चार्ज पूरे साइज में डिस्ट्रीब्यूट रहता है। ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रहा हूं, दिस प्लस चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर होल स्मॉल साइज। ये माइनस चार्ज पूरे स्मॉल साइज में डिस्ट्रीब्यूटेड है, यहां पे प्लस चार्ज पूरे बड़े साइज में डिस्ट्रीब्यूटेड है, और यहां माइनस चार्ज पूरे बड़े साइज में डिस्ट्रीब्यूटेड है। अरे वाह वाह वाह, प्लस चार्ज छोटे साइज में डिस्ट्रीब्यूटेड है, प्लस चार्ज बड़े साइज में डिस्ट्रीब्यूटेड है, प्लस चार्ज छोटे साइज में डिस्ट्रीब्यूटेड है, और यहां प्लस चार्ज बड़े साइज में डिस्ट्रीब्यूटेड है। ध्यान दीजिए, यहां पे डेंसिटी ऑफ प्लस चार्ज ज्यादा है, डेंसिटी ऑफ चार्ज ज्यादा है। थोड़ा और समझाते हैं, इधर देखिएगा। मान लीजिए यहां पे 10 रुपए हैं, भाई इस प्लस चार्ज की वैल्यू लगा लेते हैं 10 रुपए। अब 10 रुपए जो है वो 10 लोगों में बट रहा है, और यहां पे वही 10 रुपया 100 लोगों में बट रहा है। क्या बोला मैंने? सर यहां 10 रुपया कम लोगों में बट रहा है, छोटे साइज में बट रहा है, यहां पे 10 रुपया ज्यादा लोगों में बट रहा है, ज्यादा साइज में बट रहा है, तो यहां पे डेंसिटी ज्यादा है और यहां पे डेंसिटी कम हो जाएगी। 10 रुपया 10 लोगों में सबको 1-1 मिलेगा, 10 रुपया 100 लोगों में 0.1 मिलेगा। कहने का मतलब है, अगर छोटा साइज रहेगा तो मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ज्यादा रहेगा, बड़ा साइज रहेगा तो चार्ज बट जाएगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, फैल जाएगा। मतलब एक पानी की बूंद अगर जहां गिरी है, बस ये फैली नहीं है अभी, पानी की बूंद बस गिरी पड़ी है, और अगर इस पानी की बूंद को ऐसे 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 करके फैला दिया तो यहां पानी दिखेगा भी नहीं, सूख जाएगा, लेकिन यहां पानी दिख रहा है। तो अगर छोटे साइज में है
तो वो आपको वैल्यू ज्यादा है उसकी, बट अगर साइज बड़ा कर दिया तो खत्म हो जाएगा वो। सेम कहानी है कि चार्ज इन ए स्मॉल साइज, ठीक है ना, चार्ज अगर छोटे साइज में रहे तो वो ज्यादा अच्छा होता है, और चार्ज बड़े साइज में है तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, बट जाएगा, ठीक है। तो चार्ज अगर छोटे साइज में है तो ज्यादा अट्रैक्शन कर पाएगा, चार्ज अगर बड़े साइज में है तो चार्ज वीक हो जाएगा, चार्ज वीक हो गया अट्रैक्शन कम हो गया। ध्यान दीजिए, चार्ज छोटे साइज में है तो ज्यादा अभी डेंसर है तो वो अट्रैक्ट कर पाएगा, चार्ज बड़े साइज में हो गया, वीक चार्ज पड़ गया और नहीं कर पाएगा वो। ध्यान दीजिए, वही बात है। अब ये प्लस चार्ज को इतना छोटा सा काम करना है, ध्यान दीजिए, इस प्लस चार्ज को केवल इतने छोटे से एरिया में काम करना है तो ये आसानी से कर पाएगा, लेकिन इस प्लस चार्ज को इतने बड़े से एरिया में काम करना है, इस आसानी से नहीं कर पाएगा। समझ पा रहे? तो अगर साइज छोटा होगा तो आसानी से चार्ज काम कर पाएगा, अगर साइज बड़ा हो गया तो ये चार्ज थक जाएगा, काम नहीं कर पाएगा। कहने का मतलब यह है, चार्ज अगर छोटे साइज में है तो डेंसिटी ज्यादा है, चार्ज अगर बड़े साइज में है तो डेंसिटी कम हो गई। तो डेंसिटी ज्यादा है, अट्रैक्शन ज्यादा, डेंसिटी कम है, अट्रैक्शन कम है, तो चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बिना रटे लैटिस एनर्जी का फॉर्मूला आपके सामने स्क्रीन पे आ चुका है। भाई साइज से कैसे देखा था? ए स्मॉल साइज में, यहीं पे लिख लेंगे बेटा, ए स्मॉल साइज का मतलब हो गया मोर डेंसर चार्ज। ए स्मॉल साइज में जो चार्ज है वो ज्यादा डेंस होता है, मोर डेंसिटी ऑफ चार्ज। ए स्मॉल साइज में मोर डेंसिटी ऑफ चार्ज एंड लार्ज साइज में लेस डेंसिटी ऑफ चार्ज। लार्ज साइज में लेस डेंसिटी ऑफ चार्ज। बेटा अगर लेस डेंसिटी ऑफ चार्ज, बाकी मैं बता देता हूं, बाकी क्लासेस में क्या होगा बेटा, वो चार्ज अट्रैक्शन है ना, चार्ज पे डिपेंड करेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज हो जाएगा, इतना कह के निकल जाते हैं। लेकिन वो फील थोड़ी आया, वो तो टाइम पास हो गया, निकल गए कहानी से। लेकिन अब आप नहीं बोलोगे सर लैटिस एनर्जी क्या है, बस ध्यान में रखिएगा, अट्रैक्शन है। किसका? केटाइन एनायन का। और अट्रैक्शन कैसे बढ़ेगा? चार्ज बढ़ा दो अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, उसके बाद साइज कम कर दो अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। फिर से अब एक देसी भाषा में, मान लो आपके यहां छोटे बच्चा होगा 2.5 साल 3 साल 4 साल का, तो वो सबसे अट्रैक्ट होता है, कोई भी आता है ओले ले ले करके चले जाता है। छोटा साइज में अट्रैक्शन बहुत होगा। अब मान लीजिए आप 17 साल के हो गए, आपको कोई करता ओले ले तो आप एक कान के पीछे लगा भी दोगे उसके, यार ये क्या हरकतें हैं, बार बार मेरे को आके टच कर रहे हो। हाँ ये अदर बात है कि आप किसी के करने से खुश भी होते होंगे तो आप चलो ठीक है, आप उसको करने देते होंगे। लेकिन मैं वही बोल रहा हूं, अगर छोटा बच्चा है तो ज्यादा अट्रैक्टेड है, हर के गोदी में जाके खेल रहा होता है, और बड़ा बच्चा है हर की गोदी में जाने की कोशिश किए तो इधर गलत हो सकता है और केस वेस हो जाएगा। वही बात है, साइज छोटा रहेगा अट्रैक्शन ज्यादा होगा, छोटा बच्चा ज्यादा अट्रैक्ट होगा, बड़ा बच्चा अट्रैक्ट नहीं होगा। इनवर्स रिलेशन, उल्टा रिलेशन। बोलो बिल्कुल समझ में आया? बोलो बिल्कुल समझ में आया? कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे भी बढ़ सकते हैं। अरे बच्चों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। मोर डेंसिटी ऑफ द चार्ज, लेस डेंसिटी ऑफ द चार्ज, लैटिस एनर्जी कंप्लीट। सर कंप्लीट क्लास 11th की केमिकल बॉन्डिंग पढ़ना क्या है? पढ़ने के बाद 12th चैप्टर स्टार्ट करेंगे। यस बच्चे, है ना? बिना केमिकल बॉन्डिंग पे अगर किए आप कोऑर्डिनेशन मूव करेंगे, कुछ समझ नहीं आएगा। पहले मैं बता देता हूं, कुछ समझ नहीं आएगा, इसका मैं दावा ठोक सकता हूं आपको। ठीक है, चलिए अंडरस्टूड बेटा। लैटिस एनर्जी प्रोपोर्शनल एनर्जी कैसे हो? अरे लैटिस एनर्जी प्रोपोर्शनल एनर्जी कैसे होगा? मतलब लैटिस एनर्जी प्रोपोर्शनल, चार्ज लिखा है, एनर्जी थोड़ी लिखा है बेटा। हम ही को चश्मा लगा है, तुमको क्या दोबारा चाहिए? ठीक है आगे बढ़िए। तरुण सर कब पढ़ाएंगे बेटा? इसके पहले तरुण सर की तो क्लास हुई होगी। तुम सब ना यार, तुम सब ऑफलाइन पढ़ने वाले बच्चों, ऑनलाइन नहीं। इधर आओ, ऑफलाइन पढ़ोगे ना तब तुम्हें बताया जाएगा। चलिए, तो आपको मैंने लैटिस एनर्जी समझाया क्या है। तो एक मोल गैसियस केटायन, एक मोल गैसियस एनायन जब पास में आएंगे और एक स्ट्रक्चर बनेगा, सॉलिड स्ट्रक्चर, इसको हम कहेंगे लैटिस। और जो एनर्जी रिलीज होगा क्योंकि अट्रैक्शन हो रहा है, लैटिस एनर्जी। मजेदार सर, लैटिस एनर्जी किस पे डिपेंड करता है वो भी बता दिया। लेकिन अभी मैं उसके क्वेश्चंस बाद में कराऊंगा, ठीक है? पहले मैं कराऊंगा कैलकुलेशन ऑफ लैटिस एनर्जी। पहले मैं कराऊंगा बच्चे कैलकुलेशन ऑफ लैटिस एनर्जी। दिख रहा है आपको भाई, जो बोर्ड पे दिख रहा है कैलकुलेशन ऑफ लैटिस एनर्जी। अब कई लोग बेटा खाली कमेंट में ही बिजी हैं और बाद में कहेंगे सर हमने तो नोट ही नहीं कर पाए। अब बताइए कैसे करें? तो गधेड़ो लिख लिया करो ना,
इतना फास्ट चैट चलाने की जरूरत क्या आ रही है? सारी उंगलियां कॉपी पे होंगी तो चैट स्लो होगा अपने आप। लिखो, नोट्स बनाने की हैबिट डालो, ऑनलाइन पढ़ने की हैबिट डालो, टाइम पास करने की हैबिट कम करो भाई। कैलकुलेशन ऑफ लैटिस एनर्जी, आइए। तो लैटिस एनर्जी कैलकुलेशन के लिए एक बॉर्न-हैबर साइकिल आपको पढ़ना है। लैटिस एनर्जी कैलकुलेशन के लिए बच्चों बॉर्न-हैबर साइकिल आपको पढ़ना है। एक एक करके हम सारा डिस्कस करते हैं, एक एक करके आते जाइए, पढ़ते जाइए, मजे करते जाइए। आइए बच्चे, बॉर्न-हैबर साइकिल ले 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 इधर आ जाओ बच्चे। बॉर्न-हैबर साइकिल क्या है? तो देखो, अभी तक जो हमने पढ़ा है ना, वही है बॉर्न-हैबर साइकिल, ठीक है। इसमें दो डेफिनेशन पहले मुझे पढ़ाना है। पहला है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ये एकदम आउट ऑफ द बॉक्स, बाहर से कहीं डेफिनेशन है, समझाऊंगा अभी। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पहले समझना है, और दो डेफिनेशन के बाद ये देखना, बॉर्न-हैबर साइकिल आप अपने सारे दोस्तों में सबसे स्पीड से करोगे। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के बाद हमें दूसरा एक पढ़ना है, हेस लॉ। अब ये हेस का नियम क्या है ये भी हम समझाएंगे आपको। हेस का नियम क्या है वो समझाएंगे, हेस एक साइंटिस्ट का नाम था। और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या है वो भी मैं आपको बताता हूं। देखिए, पेन नीचे, नजरें ऊपर, और इस स्मार्ट सर्कल की तरफ आइएगा। मैंने क्या किया, एक मोल कंपाउंड बनाया है। मैंने क्या बनाया, एक मोल CO2, एक मोल CO2 की बात कर रहा हूं मैं। देखिए क्या हो रहा है, एक मोल CO2 बनाने में, एक मोल CO2 बनाने में हमने क्या क्या इस्तेमाल किया होगा? तो सर, कार्बन नेचर में सॉलिड फॉर्म में मिलता है, बहुत बढ़िया। O2 नेचर में बेटा गैस फॉर्म में मिलता है। हाँ, ध्यान से और गौर से इधर देखेंगे तो पूरा अच्छे से समझ आएगा। पेन नीचे, नजरें ऊपर, बेटा इधर देखने की बारी आ गई है। खोपड़ी खोल के और खोपड़ी में फिट कर लेना। आइए, व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन? पहली बात, कई नमूनों को यही नहीं पता है कि एंथैल्पी और एनर्जी सेम है। बेटा एनर्जी को ही एंथैल्पी कहते हैं। अब आइए, एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन मतलब किसी कंपाउंड को बनाने में जो एनर्जी इन्वॉल्व होगी वही एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन होगा। एनर्जी टू फॉर्म अ कंपाउंड इज एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन। अब दूसरा स्टेटमेंट समझिए, थोड़ा और एडवांस। जब भी एक मोल प्रोडक्ट बनना है, और एक मोल प्रोडक्ट अगर वो अपने नेचुरली अकरिंग स्टेट से बने, अगर एक मोल प्रोडक्ट बने वो भी अपने नेचुरली अकरिंग स्टेट से और स्टेबल स्टेट से, फिर से, अगर एक मोल प्रोडक्ट बने वो भी अपने नेचुरली अकरिंग स्टेट से या फिर स्टेबल स्टेट से, तो इस पूरे प्रोसेस में जो एनर्जी इन्वॉल्व है उसी को हम कहते हैं एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन। एक मोल कंपाउंड को फॉर्म होना है, और अगर वो एक मोल कंपाउंड की फॉर्मेशन नेचुरली अकरिंग स्टेट से हो रही है या फिर स्टेबल अकरिंग स्टेट से हो रही है, तो पूरे प्रोसेस में जो एनर्जी इन्वॉल्व होती है उसको हम कहते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। बोलो, क्लियर हुआ? यस। यहां पे लिखिए, व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन? व्हेन वन मोल कंपाउंड, व्हेन वन मोल कंपाउंड इज फॉर्म्ड, व्हेन वन मोल कंपाउंड इज फॉर्म्ड फ्रॉम, when one mole compound is formed from its naturally occurring state, when one mole compound is formed from its naturally occurring state, when one mole compound is formed from its naturally occurring state, एक मोल कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है अगर वो नेचुरली अकरिंग स्टेट से हो रहा है। थोड़ा सा पेन एक बार और नीचे रखेंगे। अब देखो, इस पूरे कंपाउंड में क्या क्या है? तो सर, एक कार्बन है, ऑक्सीजन है। कार्बन नेचर में कैसे मिलता है? सॉलिड फॉर्म में। कार्बन नेचर में कैसे मिलता है? सॉलिड फॉर्म में, नॉन मेटल है। और ऑक्सीजन हवाओं में मिलता है बेटा। हवाओं में ऑक्सीजन है, O2 गैस के फॉर्म में। तो अगर एक मोल कंपाउंड बन रहा है वो भी नेचुरली अकरिंग स्टेट से बन रहा है, तो जो एनर्जी इन्वॉल्व होगी दैट इज कॉल्ड एज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। व्हेन वन मोल कंपाउंड इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स नेचुरली अकरिंग स्टेट, देन energy involved in entire process, then energy involved in entire process, पूरे प्रोसेस में जो एनर्जी इन्वॉल्व होगी is known as, energy involved in entire process is known as lattice energy. Then energy involved in entire process is known as lattice energy. बोलो, क्लियर है क्या? Then energy involved in entire process is बच्चा known as lattice energy. प्रोपोर्शनल टू एनर्जी कैसे हो? बेटा प्रोपोर्शनल टू एनर्जी तो है ही नहीं, प्रोपोर्शनल टू चार्ज लिखा है रे।
क्लियर हो गया? एनर्जी गेन होगा तो क्या लैटिस एनर्जी? नहीं बेटा, लैटिस एनर्जी हमेशा रिलीज होगी, अट्रैक्शन है। समझ में आया? सर ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन पढ़ सकते हैं? बिल्कुल पढ़ सकते हैं यार, ये सब कोई पूछने की बात है। नेक्स्ट, कुछ लोग आग लगा रहे हैं। बेटा एकदम आग लग रहा है ना कॉन्सेप्ट में आपको, एकदम है ना। मैं हमेशा बोलता हूं कि चीजें आसान है लेकिन कुछ इसको बहुत डिफिकल्ट बना देते हैं। ठीक है, चीजें बहुत आसान है, पढ़ के तो देखो, दिल लगा के तो देखो, मोहब्बत होती है यार, पढ़ के तो देखो, सिलेक्शन होता है यार। चलिए, इसी बात पे मुझे शायरी याद आ गई यार। तुम दिल मोहब्बत की बात करते हो ना, मुझे शायरी याद आ जाती है। आइए मैं आपको शायरी सुनाता हूं। एक हमने बहुत बढ़िया शायरी सेव करके रखा आपके लिए, है ना। ला 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 ला, मेरी उम्र के नौजवानों, दिल न लगाना इरशाद करिए थोड़ा, वाह वाह, इरशाद करिए, इरशाद और वाह वाह करिए, फिर समझ आएगा। मिल जा बेटा। देखिएगा, एक बहुत अच्छा शायरी है, इरशाद इरशाद कमेंट्स में। अरे वाह, तुम्हारे कमेंट्स अरे गजब होते हैं यार, ऐसे दिल भर देते हो यार तुम कमेंट्स में। बहुत बढ़िया, अमेजिंग। थोड़ा स्लो, मैं यही कह रहा हूं बेटा, ऐसा लग रहा है कि तुम ऐसे कंप्यूटर उड़ेगा, इतना तेजी में नहीं करना कुछ भी, है ना। कंप्यूटर को उड़ाना नहीं है, नीचे ही रखना है अभी, ठीक है। ऐसे जा रहा है ना ऊपर, जैसे लग रहा है अब उछलेगा ये कमेंट। चलो, मैं उलझता जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा मैं क्या कह रहा हूं। मैं उलझता जा रहा हूं खुद को सुलझाने में, मैं उलझता जा रहा हूं खुद को सुलझाने में, तेरी याद बहुत आ रही है। मैं उलझता जा रहा हूं खुद को सुलझाने में, तेरी याद बहुत आ रही है तुझे ही भुलाने में, तेरी याद बहुत आ रही है तुझे ही भुलाने में। क्या बात है, अमेजिंग, बढ़िया, थैंक यू। वाह 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 हो गया, बहुत बढ़िया। ऑनलाइन के साथ कैसे पढ़ें यार? ये तो टाइम मैनेजमेंट आपको सीखना होता है ना। जिंदगी में खुश रहने के लिए समय चुराना पड़ता है, जिंदगी में सक्सेसफुल बनने के लिए समय चुराना पड़ता है। समय कोई होता नहीं है, यही 24 घंटे में स्टील द टाइम, है ना। सोने में से, खाने में से, कुछ कुछ में से धीरे 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 करके आप निकालना सीखेंगे, हैबिट बन जाएगी, निकल जाएंगे। वाह वाह, लव फ्रॉम महाराष्ट्र, बहुत बढ़िया बेटा। एक आंख चमक, आप डिस्प्ले कलर ब्लैक कर दीजिए। अच्छा जी, चलिए नेक्स्ट टाइम से ब्लैक करके लेके आएंगे, आपकी बात मानेंगे, ठीक है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कंप्लीट हुआ, अमाउंट ऑफ एनर्जी इन्वॉल्व्ड व्हेन वन मोल कंपाउंड इज फॉर्म फ्रॉम इट्स नेचुरली अकरिंग स्टेट। अब CO2 बनाना है तो नेचुरली अकरिंग स्टेट। हेस लॉ को मैं थोड़ा अगले स्लाइड पे लेके जाता हूं, पहले यहां आइए बच्चे, नेक्स्ट एग्जांपल लेके जाता हूं। जैसे मान लीजिए बच्चे, मुझे वाटर बनाना है, H2O गैस बनाना है, ठीक है ना, H2O गैस। तो यार एक मोल, अगर मुझे राइट साइड में लिखा हो कि एक मोल कंपाउंड बना हुआ है, तब इसको बनाने में, एक मोल कंपाउंड को बनाने में जो एनर्जी इन्वॉल्व होगी, एक मोल कंपाउंड को बनाने में जो एनर्जी इन्वॉल्व होगी, और ध्यान दीजिए कि क्या वो नेचुरली अकरिंग स्टेट से बन रहा है, तो हाइड्रोजन गैस नेचर में मिलता है, ऑक्सीजन गैस नेचर में मिलता है, तो यहां जो इन्वॉल्व होगा उसको बोलते हैं हम एनर्जी इन्वॉल्व। अब ध्यान दीजिए, रिएक्शन की एनर्जी कैसे लिखते हैं, तो डेल्टा H इज द चेंज इन एनर्जी, डेल्टा H इज चेंज इन एनर्जी, और इसको अगर डेल्टा HF कर दें तो इसका मतलब है चेंज इन एनर्जी फॉर्मेशन, फॉर्मेशन की एनर्जी चेंज जो है डेल्टा HF। सिमिलरली बच्चे यहां पे क्या हो जाएगा, डेल्टा HF इज द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन या एनर्जी इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन, ठीक है। अब मान लो बच्चे मुझे बनाना है NaCl, तो बेटा NaCl एक मोल आयनिक कंपाउंड है। अब मेरे टॉपिक की बात आ रही है, ध्यान दीजिएगा बच्चों प्यार से, कि सर एक मोल मुझे आयनिक कंपाउंड बनाना है। हां जी बच्चों, एक मोल हमें आयनिक कंपाउंड बनाना है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो सर अगर ये एक मोल आयनिक कंपाउंड अपने नेचुरली अकरिंग स्टेट से मिले तो मजा आए। तो सर सोडियम का नेचुरली अकरिंग स्टेट क्या है, क्लोरीन का नेचुरली अकरिंग स्टेट क्या है, तो क्लोरीन बेटा नॉन मेटल है, गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। पी ब्लॉक में पढ़ाऊंगा, गैसियस फॉर्म में ग्रीनिश येलो कलर का होता है।
अच्छा, सोडियम मेटल है और जी मेटल सॉलिड होता है बच्चे, तो इसलिए नेचुरली अकरिंग सॉलिड फॉर्म में होगा। तो अगर एक मोल कंपाउंड अपने नेचुरली अकरिंग स्टेट से मिल रहा है, बैलेंस करने के लिए बच्चे यहां पे हाफ लगा दीजिए, तो एक मोल कंपाउंड अगर नेचुरली अकरिंग स्टेट से मिल रहा है तो जो एनर्जी बनेगा वो है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो जो एनर्जी मिलता है डेल्टा एच इज द चेंज इन एनर्जी इन द एंटायर प्रोसेस, और एफ का मतलब फॉर्मेशन है, डेल्टा एच एफ। ये पूरा आप पढ़ेंगे वापस थर्मोकेमिस्ट्री में बच्चे। एक और एग्जांपल है, मान लीजिए बच्चे मुझे एमजीओ बनाना है, मान लीजिए बच्चे मुझे एमजीओ सॉलिड बनाना है। ध्यान दीजिए, 1 मोल आयनिक कंपाउंड है, 1 मोल आयनिक कंपाउंड है बच्चों, ठीक है। अब एमजीओ सॉलिड बनाना है, थोड़ा गौर से देखेंगे, प्यार से देखेंगे सब लोग। सर अगर 1 मोल आयनिक कंपाउंड अपने नेचुरली अकरिंग स्टेट से बने तो एमजी का नेचुरली अकरिंग, सर मैग्नीशियम मेटल होता है और मेटल जो है बच्चे वो सॉलिड होता है, साथ में हाफ O2 होता है, वो गैस होता है। ऑक्सीजन का नेचुरली अकरिंग स्टेट गैस होता है। तो इस पूरे इंटायर प्रोसेस में कौन सी एनर्जी होगी? ध्यान से, जोर से नहीं बोलना, घर वाले आके थप्पड़ लगा देंगे। तो बेटा डेल्टा एचएफ यहां पे रिलीज होगी, हाँ या ना? चलिए, तो आपको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन समझ में आया? आया क्या बेटा? आया कि चला गया या आने वाला है? आ रहा है क्या आपके पास, है ना? अगर इसी को दूसरी लैंग्वेज में बोला जाए, बेटा कॉन्सेप्ट समझ में आ रही है या आने वाली है? अब इसी में लोगों को लगेगा सर आप तो डबल मीनिंग बोल रहे हो, गधे। आ रहा है तो ठीक है, आ रही है तो गड़बड़ है? बताओ, मेरे लिए तो आ रही होगी ना। हमारी भी भावनाओं को समझो। एचएफ क्या है? बहुत बढ़िया, अमेजिंग। अब देखो बेटा, H का मतलब होता है एनर्जी। मतलब इस बैच में अगर मैंने स्पीड बढ़ा दिया तो मैं मान देता हूं कि बेटा फीडबैक यहां पे अच्छा नहीं आएगा, तो इस बैच में बहुत स्लो चलाना पड़ेगा, क्योंकि H का मतलब है बेटा यहां पे एनर्जी। अच्छा, अगर मैं एनर्जी F नीचे लिख देता हूं, मतलब एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन हो जाता है। F को अगर नीचे लिख दो, इसका मतलब होता है बेटा एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन। अब कहोगे सर डेल्टा क्या है? तो सर डेल्टा का मतलब होता है चेंज इन एनर्जी, इनिशियल से फाइनल तक में चेंज कितना हुआ एनर्जी का, उसके लिए डेल्टा लगाते थे, डेल्टा एच एफ। ठीक है, बेसिकली जो आपके एच है वो एनर्जी को डिनोट करता है या बेटा एंथैल्पी को डिनोट करता है। मजा आ रहा है क्या आपको? बोलो बेटा। सिद्धार्थ गौतम जी, एक बार आप थोड़ा चेक कर लीजिए, फिर आइए, फिर आपसे बहस करेंगे। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं है? हाँ या ना बोलना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के बाद हम आ जाते हैं, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हो गया है, एक और आता है हेस लॉ। कोई किसी को जानकारी हो तो बताओ, कोई किसी को कहीं ना कहीं से सुन रखा हो तो बताओ, व्हाट इज हेस लॉ? हेस लॉ क्या है? इसके बाद में एक बोर्न हैबर साइकिल आपको कराओ, फिर मजा आएगा आपको। व्हाट इज हेस लॉ? ठीक है, क्लास मिल जाएगी गौरव राय, आज रात में मिलेगी दीपक सर की क्लास, टेंशन ना लीजिए किसी बात को। चलिए, सम ऑफ एनर्जी, अरे नंदिनी शर्मा क्या बात है, लव फ्रॉम नेपाल से पढ़ रहे हैं स्वप्निल जी, क्या बात है, अरे वाह। मंडे को क्या करना है सर? मंडे को हम स्टार्ट करेंगे सॉल्युबिलिटी, और सॉल्युबिलिटी का अपन बताते हैं शॉर्ट ट्रिक। दुनिया के हर सॉल्युबिलिटी का एक शॉर्ट ट्रिक वीटी सर के पास है, जिसको मैं बोलता हूं बेटा वीटी बॉम्ब। ऐसा बॉम्ब है बेटा, सारे क्वेश्चंस का ये तबाही है, ये तबाही मचा देगा क्वेश्चंस के बीच में जब मैं सॉल्युबिलिटी का दूंगा। अभी थाम के रखिए, कल के लेक्चर में, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में आपको लैटिस एनर्जी का भी एक वीटी बॉम्ब मिलेगा। लैटिस एनर्जी के हर क्वेश्चन को हमेशा के लिए तबाह कर देगा, क्योंकि वो शॉर्ट ट्रिक, लैटिस एनर्जी आपको याद हो नहीं याद हो, सवाल जरूर होंगे। मतलब आपको केमिस्ट्री आए ना आए, सवाल आप सॉल्व करके जरूर आओगे। कहने का मतलब है महान बनने से अच्छा है स्कोरर बनिए। आइए, व्हाट इज हेस लॉ? हेस लॉ ने बड़ी सिंपल बात कही कि भाई एक रिएक्शन हम कराते हैं, मान लीजिए कार्बन प्लस O2 हमने दिया, ठीक है। तो अगर O2 को हमने लिमिटेड कर दिया, O2 का लिमिटेड सप्लाई कर दिया है, O2 का लिमिटेड सप्लाई अगर हमने कर दिया तो बेटा कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाता है ना। कार्बन का अगर हमने लिमिटेड सप्लाई कर, O2 का लिमिटेड सप्लाई कर दिया तो कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया।
इस कार्बन मोनोऑक्साइड में वापस से हमने O2 डाला तो बेटा CO2 का फॉर्मेशन हो जाता है। इस कार्बन मोनोऑक्साइड में अगर हमने वापस से O2 डाला तो बेटा CO2 का फॉर्मेशन हो जाता है। अब देखिए हेस लॉ क्या कहता है। और एक और बात, कार्बन में अगर मैं एक्सेस सप्लाई दे दूं, कार्बन में अगर मैं एक्सेस सप्लाई दे दूं तो क्या बन जाएगा बेटा? CO2। हाँ या ना? एक्सेस सप्लाई दे दो तो देखो ये वाला जो रिएक्शन हुआ और ये वाला जो रिएक्शन हुआ, क्या डिफरेंस है ध्यान देना है बस। यहां भी कार्बन से CO2 बना है बट 2 स्टेप में, यहां भी कार्बन से CO2 बना है बट 1 स्टेप में। वाओ, यहां भी कार्बन से O2 बना है बट 2 स्टेप में, और यहां भी कार्बन से O2 बना है बट एक स्टेप में। हेस साहब ने कहा कि जितनी एनर्जी यहां लग रही है उतनी ही एनर्जी यहां लग रही है। व्हाट इज हेस लॉ? हेस लॉ कह रहा है एनर्जी इन्वॉल्व्ड, हेस लॉ अभी लिखवाता हूं, एनर्जी इन्वॉल्व्ड इन स्टेप 1 इक्वल टू एनर्जी इन्वॉल्व्ड इन स्टेप 2। चाहे कितने भी प्रोसेस में, चाहे कितने भी स्टेप में रिएक्शन कराइए, द एनर्जी इज ऑलवेज द सेम। समझ में आया बात को? बहुत बेसिक एग्जांपल से कराया कि कार्बन से CO2 यहां भी बन रहा है, कार्बन से CO2 यहां भी बन रहा है, लेकिन कार्बन से CO2 बेटा यहां भी बन रहा है, लेकिन चाहे 2 स्टेप में हो चाहे सिंगल स्टेप में हो, एनर्जी सेम लगेगा। कितनी बेसिक बात है। अब इसी को डेफिनेशन लिख देते हैं। द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज सेम whether it is completed in 1 step or it is completed in 2 step or it is completed in multiple step. What is Hess law? लिखिए, the enthalpy of reaction is same. What is Hess law? The enthalpy of reaction is same whether, what is Hess law? जगह है तो लिख दूं क्या? What is Hess law? इधर लिख लेता हूं। The enthalpy of reaction is same. The enthalpy of reaction is same whether it is completed in 1 step. The enthalpy of reaction is same whether it is completed in 1 step or 2 step, whether it is completed in 1 step or 2 step or multiple step, whether it is completed in 1 step or 2 step और मल्टीपल स्टेप। या तो ये 1 स्टेप में कंप्लीट होता है, या तो ये 2 स्टेप में कंप्लीट होता है, या तो ये मल्टीपल स्टेप में कंप्लीट होता है। ये हो गया आपके पास हेस लॉ की डेफिनेशन। अब मैं सीधा 3 नोट पॉइंट को वापस से रिवाइज कराऊंगा। 3 नोट पॉइंट का रिवीजन कराऊंगा। आपको लिखना नहीं है, बस 3 नोट पॉइंट मैं लिखूंगा, मैं समझाऊंगा, ठीक है? और उसके बाद मैं बॉर्नहेबर पे मूव करता हूं। जस्ट मुझे 1 मिनट और दीजिए बेटा। नोट पॉइंट 1 लिख लिया था ना? नोट नंबर 1, नोट पॉइंट नंबर 1, नोट पॉइंट नंबर 2 और नोट पॉइंट नंबर 3। आपको ये वाला पॉइंट्स नहीं लिखना है, ऑलरेडी लिख रखा आपने। मुझे बताओ आयोनाइजेशन एनर्जी एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक है, या फिर दोनों है? आयोनाइजेशन एनर्जी एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक है, या फिर दोनों है? मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है कि दोनों है? मुझे कमेंट में बताओ लैटिस एनर्जी एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक है कि दोनों है? आओ बे जल्दी जल्दी करें। आयोनाइजेशन एनर्जी एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक है कि दोनों है? हां, बहुत बढ़िया। पहला का आंसर आपने सही जवाब दे दिया। ऑलवेज, हमेशा बेटा एंडोथर्मिक होगा। आयोनाइजेशन का ऐसा कोई केस नहीं है जहां पे एक्सोथर्मिक मिले, ऑलवेज एंडोथर्मिक। क्यों? हमें एनर्जी देनी पड़ती है, कितनी? अट्रैक्शन एनर्जी से ज्यादा, ठीक है? तो एक लाइफ का रूल बना लीजिए। अगर आपको कहीं मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी है, लड़कों आपके लिए बता रहा हूं, मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी है जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। अब इसकी रजिस्ट्री आपको करानी है तो आपको ज्यादा वैल्यू देना पड़ेगा ना, ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। कहानी वही है बेटा। जैसे हमारे कॉलेज में ना एक कहावत चलती थी कि अगर आप जाके खाली कुर्सी पे बैठ गए तो क्या मतलब आया? आपको माना तो तब जाएगा ना जब आप किसी कुर्सी पे उठा के दोबारा बैठ जाओ उस पे। मान लो कोई खाली कुर्सी पड़ी है और आप कल से साथ में कैंपस के चारों चक्कर लगा रहे हो, तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर वो प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड थी, उसके बावजूद आपने अपनी रजिस्ट्री अपने नाम कराई है, तो फिर आपको माना जाएगा। देन यू आर ए स्टड गाय। वही कहानी है कि अगर खाली कुर्सी है तो कोई भी बैठ जाएगा, लेकिन अगर आपने किसी को उठा के बैठाया है तब आपको असली राजा माना जाएगा।
वही कहानी है, आयोनाइजेशन एनर्जी में एनर्जी देनी पड़ती है, लेकिन कितनी? पहले वाले से ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। पहले वाला कौन है? न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी। अच्छा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है? आओ बेटा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा? उसके बाद, फर्स्ट के बाद रेस्ट ऑल इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में कोई ख्याल है तो बताइए। रेस्ट ऑल इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में कोई ख्याल है तो बताइए। चलिए, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, अच्छा, वाओ, वेरी गुड। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज एक्सोथर्मिक। अमेजिंग हो गया बच्चे, बहुत बढ़िया। दूसरा बता दो, ये क्या हुआ? फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज एक्सोथर्मिक, सी। चलिए, रेस्ट ऑल, बाकी में बेटा हमेशा एनर्जी देना पड़ेगा, धक्का मुक्की करना पड़ेगा। क्यों? एनाइन और इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं, रिपल्सन होगा, एंडोथर्मिक। लैटिस एनर्जी बेटा हमेशा ये एक्सोथर्मिक होगा, क्योंकि ऑलवेज एक्सोथर्मिक इसलिए हो रहा है, ऑलवेज अट्रैक्शन हो रहा है किसके किसके बीच में? केटाइन एनाइन के बीच में। वाह, अमेजिंग, ऑलवेज एक्सोथर्मिक, हमेशा एनर्जी रिलीज होगी। हाँ या ना? अनुभा जी क्लियर हो रहा है। पॉल, सत्यम पॉल जी आपका भी सही हो रहा है, कुछ कुछ नाम दिख रहे हैं, बहुत बढ़िया। सिद्धार्थ जी अमेजिंग हो गया है। खुशी जी बहुत बढ़िया। चलिए, तो हमने ये नोट पॉइंट आपको रिवाइज करा दिया। अब आते हैं कैलकुलेशन ऑफ लैटिस एनर्जी बॉर्न-हैबर साइकिल। बॉर्न-हैबर साइकिल क्या है? तो आइए, बॉर्न-हैबर साइकिल is used to calculate lattice energy of an ionic compound. ध्यान दीजिए क्या बोल रहा हूं। What is Born-Haber cycle? बेटा Born-Haber cycle is used to calculate lattice energy in an ionic compound. Lattice energy in an ionic compound. ठीक है? और इसमें कौन सा प्रिंसिपल हम यूज करते हैं? यूजिंग हेस लॉ। Born-Haber cycle is used to calculate lattice energy in an ionic compound using Hess law. Hess law का इस्तेमाल करते हुए हम Born-Haber cycle calculate lattice energy in an ionic compound. हाँ या ना? चेंज इन एनर्जी और लैटिस एनर्जी में, चेंज इन एंथैल्पी और लैटिस एनर्जी में क्या डिफरेंस है? सनी जी इस क्वेश्चन को बचा के रखिए, लास्ट में करेंगे क्योंकि टॉपिक से डाइवर्ट हो जाएंगे। चलिए, अब बॉर्न-हैबर साइकिल की बात करते हैं। हेस लॉ क्या है समझ चुके हैं, लैटिस एनर्जी क्या है समझ चुके हैं, आयनिक कंपाउंड क्या है समझ चुके हैं, और बॉर्न-हैबर साइकिल से कैसे निकालते हैं अब हमें वो समझना है। बस 1 सेकेंड और दे दीजिए, आगे आ जाएंगे आपके पास। 1 सेकेंड और दे दीजिए, आगे आ जाएंगे। आइए आइए बच्चों आइए। सबसे पहले मुझे NaCl सॉलिड में लैटिस एनर्जी कैलकुलेट करना है। ध्यान दीजिएगा, पेन नीचे, नजरें ऊपर, इस स्मार्ट सी शक्ल को देखना है अभी। आइएगा, सबसे पहले हमें इसको तोड़ देना है। तो सर ये कैसे बना होगा? तो सर Na+ गैसियस आया होगा केटाइन, हमारे मन में चलेगा 3 स्टेप से बनता है। फिर सर Cl- गैसियस बना होगा एनायन, और इनके बीच में बेटा लैटिस का अट्रैक्शन हुआ होगा। हाँ या ना? तो हमने मोटे मोटे तौर पे बना लिया कि सर पहले Na+ गैसियस बनेगा, फिर Cl- गैसियस बनेगा, फिर प्लस और माइनस गैसियस का आपस में कॉम्बिनेशन होगा, एंड देन NaCl सॉलिड बनेगा। हाँ या ना? पहले चमक गया NaCl सॉलिड कैसे बनेगा? 3 स्टेप में, केटाइन एनायन, केटाइन और एनायन का मिलन। ओके सर। अच्छा, हमें यह भी पता है हीट ऑफ फॉर्मेशन वाला, डेल्टा HF फॉर्मेशन, ठीक है ना, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन वाली रिएक्शन क्या है? ध्यान दीजिएगा मेरी तरफ सब लोग। सबसे पहले बॉर्न-हैबर साइकिल में स्टेप नंबर 1 क्या करना है? फॉर्मेशन वाली रिएक्शन लिखनी है। तो देखो, NaCl अगर आपको बनाना है, NaCl सॉलिड बनाना है ना? हमेशा जब भी बॉर्न-हैबर साइकिल लिखा जाएगा वो 1 मोल कंपाउंड के लिए ही लिखा जाएगा, डिफॉल्ट है, अंडरस्टूड माना जाता है। कोई एग्जामिनर दे या ना दे, बॉर्न-हैबर साइकिल 1 मोल कंपाउंड के लिए निकाला जाएगा। सर ये बॉर्न-हैबर साइकिल 1 मोल कंपाउंड के लिए निकाला जाएगा तो कैसे? तो अब हमेशा हमें फॉर्मेशन रिएक्शन लिखनी है, तो कैसे बनेगा? सर सोडियम सॉलिड नेचर में कैसे मिलता है? मेटल सॉलिड फॉर्म में मिलता है। और सर क्लोरीन गैस Cl2 गैस के फॉर्म में मिलता है। बिल्कुल सही है। तो दिस इज हीट ऑफ फॉर्मेशन रिएक्शन।
दिस इज फॉर्मेशन रिएक्शन, और इसमें जो एनर्जी निकलेगी वो निकलेगी डेल्टा HF। बोलो क्लियर? पहली बात, बॉर्न-हैबर साइकिल में पहला स्टेप करना है फॉर्मेशन रिएक्शन, लिख डालिए। तो बनाना क्या था? NaCl सॉलिड। अब NaCl सॉलिड कैसे बनेगा? नेचुरली अकरिंग। तो पता करो, सोडियम मेटल है सॉलिड फॉर्म में, क्लोरीन गैस है तो गैसियस फॉर्म में। पहला स्टेप क्लियर हुआ? ठीक है अनीता पाटिल जी, एक नंबर आपको मिल जाता है जहां पे आप कॉल करते हैं, या फिर स्टोर में जाइए, वहां से बैच परचेज हो जाता है। चलिए अब आइए सर, NaCl एक मोल कंपाउंड है, NaCl का फॉर्मेशन रिएक्शन लिखा, तो मैं यहीं पे लिख दे जाता हूं। सबसे पहले स्टेप नंबर 1 में क्या करना है? बॉर्न-हैबर साइकिल में फॉर्मेशन रिएक्शन लिखनी है बेटा। बहुत बढ़िया। अब आपको वही वापस से सर Na+ डेवलप करना है, फिर Na+ गैस मिलेगा। ध्यान दीजिए, अगर हमारे पास Na+ गैस हो, ठीक है, और अगर हमारे पास Cl- गैस हो, अगर Na+ गैस हो, Cl- गैस हो, तो खट से लैटिस से NaCl बन जाएगा बेटा। अगर हमारे पास Na+ गैस हो और अगर हमारे पास Cl- गैस हो, तो रिलीज करके फटाक से NaCl बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? ठीक है ना? यहां से लैटिस एनर्जी रिलीज करके NaCl बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? लैटिस एनर्जी रिलीज करके NaCl बनेगा कि नहीं बनेगा? बिल्कुल। तो देखिए क्या करना होता है। स्टेप नंबर 1 फॉर्मेशन रिएक्शन। अब दूसरा, केटायन फॉर्म, केटायन बनाइए, एनायन बनाइए एंड लैटिस बनाइए। बस खत्म कहानी बॉर्न-हैबर साइकिल में। लैटिस फॉर्म, पहला रिएक्शन हमने लिख लिया। अब देखो केटायन कैसे बना रहे हैं। सर सॉलिड से केटायन नहीं बनता, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा? इसमें सब्लिमेशन एनर्जी दूंगा। SE क्या है सर? SE इज सब्लिमेशन एनर्जी। सब्लिमेशन एनर्जी का मतलब होता है सॉलिड से सीधा गैस में कन्वर्ट करना। सब्लिमेशन एनर्जी क्या है सर? सॉलिड से सीधा सीधा गैस में कन्वर्ट कर देगा, तो सोडियम गैस हो जाएगा। अब सोडियम गैस में वापस से आप क्या करोगे? आयोनाइजेशन एनर्जी 1 दे दोगे। आयोनाइजेशन एनर्जी 1 देने से एक इलेक्ट्रॉन खट से लूज होकर Na+ बन गया। हाँ या ना? तो सर पहले क्या किया हमने? फॉर्मेशन रिएक्शन लिख डाली, और दूसरा हमारा कोशिश है केटायन बनाओ, एनायन बनाओ और लैटिस रिलीज कराओ। तो केटायन कैसे बनेगा सर? पहले गैसियस बनेगा फिर केटायन बनता है। उसी तरह अब Cl2 नहीं चाहिए हमें, एक क्लोरीन चाहिए। तो सर सबसे पहले इसमें बॉन्ड तोड़ के बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डाल दो। व्हाट इज BDE? BDE इज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बॉन्ड मतलब पहले Cl2 को तोड़ के Cl में अलग कर दो, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो क्या बन जाएगा? आपके पास Cl गैसियस बन के तैयार हो गया। लेकिन हमेशा फॉर्मेशन रिएक्शन बैलेंस्ड होती है। हमेशा के लिए ध्यान रखिएगा, फॉर्मेशन रिएक्शन बैलेंस होती है। अब फॉर्मेशन रिएक्शन आपको बैलेंस करके लिख दिया है। अब आप क्या करोगे? हाफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी आप लगाओगे, 1/2 इंटू बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी लगाओगे। तो जो भी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी लगेगा हाफ लगेगा, क्योंकि स्टोइकोमेट्री यहां पे हाफ है। क्लोरीन गैस हो चुका है। अच्छा, अब ये जो क्लोरीन गैस है, इसमें से आपके पास क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी EA1 लगाओगे आप। जैसे आपने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लगाया, Cl से Cl- हो जाता है, एक इलेक्ट्रॉन गेन हो गया। अब सर आपके पास Na+ गैस बन चुका है, आपके पास Cl- गैस बन चुका है, प्लस बन चुका है, माइनस बन चुका है, कोई रोकेगा इनको पास आने में? नहीं। लैटिस एनर्जी रिलीज होके खट से आपके पास NaCl बन जाएगा। अभी तक मैं केवल और केवल आपको समझा रहा हूं बॉर्न-हैबर साइकिल बनाना। कैलकुलेशन अभी और आएगा, टेंशन ना लो। पहले यहां तक बताओ, पहले यहां तक बनाओ। बहुत खूब, समझ में आ रहा है? एक बार मैं वापस इसको करके दिखाऊंगा ना, तब आपको जमेगा कि हां सर आपने बात सही कही है। एक बार मैं वापस करके बताता हूं, ध्यान दीजिए। आपको क्या करना है? बॉर्न-हैबर साइकिल का, बॉर्न-हैबर साइकिल NaCl का बनाना है। ध्यान दीजिए, 2 स्टेप में बनेगा। सबसे पहले बेटे आपका फॉर्मेशन रिएक्शन लिखना है। NaCl सॉलिड का बॉर्न-हैबर साइकिल लिख रहे हैं। NaCl सॉलिड का हम क्या लिख रहे हैं? बॉर्न-हैबर साइकिल। चलिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे बेटा? फॉर्मेशन। ठीक है, दूसरी बार क्या लिखेंगे? दूसरी बार फॉर्मेशन क्या लिखेंगे? सबसे पहले बच्चे हम फॉर्मेशन लिखेंगे। फॉर्मेशन ला 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 क्या क्या? फॉर्मेशन रिएक्शन लिखेंगे। बहुत अच्छा। दूसरी बार में बेटा केटायन लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे बच्चे? एनायन बनाएंगे। और केटायन और एनायन बन गया तो लैटिस भी बनाएंगे बड़ी इजीली। केटायन भी बन गया, एनायन भी बन गया,
तो लैटिस भी बना डालेंगे, हाँ या ना? आओ, अब किसी का भी आपको बॉर्न-हैबर साइकिल बनाना है, जैसे NaCl, तो सबसे पहले फॉर्मेशन रिएक्शन लिख डालो। तो हमने क्या किया, NaCl सॉलिड 1 मोल बनेगा। अब उसको बनाने में नेचुरली अकरिंग लो, तो सोडियम हमेशा नेचर में बेटा मेटल, मेटल हमेशा सॉलिड, साथ में बेटा क्लोरीन, क्लोरीन हमेशा गैस मिलता है नेचर में। रिएक्शन हमेशा बैलेंस होनी चाहिए, पहली बात फॉर्मेशन रिएक्शन, और ब्रैकेट में लिख लो बेटा बैलेंस्ड फॉर्मेशन रिएक्शन, हमेशा बैलेंस्ड होनी चाहिए। चलिए, अब सर फॉर्मेशन रिएक्शन हो गया, अब हमें केटाइन बनाना है, एनाइन बनाना है और लैटिस बनाना है। तो केटाइन मेटल बनाएगा, एनाइन नॉन मेटल बनाएगा। तो चलो, तो क्या मैं केटाइन बना सकता हूं? सर केटाइन और एनाइन हमेशा गैसियस होते हैं, याद करो ना, गैसियस केटाइन एनाइन मिलते थे। तो पहले सॉलिड से बेटा इसको क्या बनाओ, गैस बनाओ। तो पहले मैंने सोडियम गैस बनाया, कैसे बनाया है? दिस इज सब्लिमेशन एनर्जी। पहले सोडियम से गैस बनाया, दिस इज सब्लिमेशन एनर्जी। सर ये क्या करो, Cl2 से क्या करोगे बेटा? Cl गैस में कन्वर्ट कर दोगे। Cl2 से Cl गैस में कैसे कन्वर्ट करोगे? सर क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड है, Cl2 इसको तोड़ोगे ना, तो बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी ना, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो यहां पे आप क्या डालोगे? सर Cl2 से Cl डालने के लिए आपको बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी देनी पड़ेगी। पहले तो Cl2 से Cl बनाओ। अब ध्यान दीजिए, स्टोइकोमेट्री हमेशा मल्टीप्लाई करनी होती है, तो बॉन्ड डिसोसिएशन, जितने भी बॉन्ड की एनर्जी होती है उसमें हाफ इंटू बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी करना पड़ेगा। स्टोइकोमेट्री से हमेशा बैलेंस करनी होती है, मल्टीप्लाई करनी होती है। मजा आ गया। सर दोनों गैस हो चुके हैं, अब पहले आयोनाइजेशन एनर्जी दे दो, Na+ गैस बन चुका है। दूसरा आप क्या करोगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 1 दे दो, तो बेटा Cl- गैस बन चुका है। Na+ गैस और Cl- गैस क्या बनेगा? Na+ गैस और Cl- गैस क्या बनेगा? दोनों रिलीज होके क्या खट से बन गया? लैटिस एनर्जी यहां पे रिलीज होएगा। गैसियस केटाइन और एनाइन बनने से लैटिस एनर्जी रिलीज होता है ना, गैसियस केटाइन एनाइन पास में आएंगे, लैटिस एनर्जी रिलीज हो जाएगा। चलिए, और ये क्या है सर? फॉर्मेशन में डेल्टा HF तो बना ही होगा, इस रिएक्शन के लिए डेल्टा HF, और इस प्रोसेस से जा रहे तो लैटिस एनर्जी। अब इधर देखिए, हेस लॉ कहता है चाहे आप इस स्टेप से रिएक्शन करो, चाहे आप इस स्टेप से रिएक्शन करो, एनर्जी विल बी सेम। हेस लॉ कहता है चाहे आप फॉर्मेशन रिएक्शन की एनर्जी की बात करो, चाहे आप इस वाले प्रोसेस की बात करो, तो इस वाले प्रोसेस में क्या क्या है सर? सब्लिमेशन एनर्जी, ठीक है, प्लस आयोनाइजेशन एनर्जी, एंडोथर्मिक है इसलिए प्लस लगाया, प्लस हाफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी BDE। ध्यान दीजिए, पहला इलेक्ट्रॉन एफिनिटी माइनस होगा EA1, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज एक्सोथर्मिक माइनस। लैटिस एनर्जी इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक में प्लस, एक्सोथर्मिक में माइनस। बात समझ में आया? यहीं तक आपका है, आपका कैलकुलेशन। ध्यान दीजिए, बस यहीं तक आपका कैलकुलेशन है कि हेस लॉ कहता है चाहे आप फॉर्मेशन रिएक्शन लिखो, चाहे आप लैटिस के थ्रू कंपाउंड बनाओ, एनर्जी विल बी सेम। अब एग्जामिनर पता है क्या बोलता है? सब्लिमेशन एनर्जी दे देगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी दे देगा, आयोनाइजेशन एनर्जी दे देगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दे देगा, डेल्टा HF दे देगा, बोलेगा लैटिस एनर्जी निकालो। इजी एक्सप्लेनेशन हुआ? ठीक है, समझ में आया? सब्लिमेशन एनर्जी फिर से बता दीजिए बेटा। कपूर को जब आप जैसे ही बाहर निकालोगे वो वेपर में कन्वर्ट होता है, तो सॉलिड कंपाउंड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, जो एनर्जी लगती है उसको सब्लिमेशन एनर्जी कहते हैं। सब्लिमेशन एनर्जी क्या है? एनर्जी इन्वॉल्व्ड टू कन्वर्ट सॉलिड इनटू गैस, ये हो गया सब्लिमेशन एनर्जी। एनर्जी इन्वॉल्व्ड टू कन्वर्ट सॉलिड इनटू गैस, दिस इज नोन एज सब्लिमेशन एनर्जी। और एक बार सॉलिड से गैस बनाए, गैस में हम आयनाइजेशन एनर्जी लगा पाते हैं। Cl2 से Cl बनाओगे, फिर हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लगा पाते हैं। तो आयनाइजेशन से केटाइन, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से एनायन, गैसियस केटाइन एनायन से लैटिस एनर्जी रिलीज हो गया। बोलो समझ में आया? एक्सोथर्मिक कैसे हुआ बेटा? फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज एक्सोथर्मिक, लैटिस एनर्जी इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक। कहां बताए हैं? 2 स्लाइड पहले। ठीक है, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है कि Na का जो इलेक्ट्रॉन है वो Cl- में लेता है, इसीलिए आयनिक बॉन्ड बनता है। अमेजिंग। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी माइनस कैसे होता है बच्चे? यहां आइए। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी माइनस कैसे होता है बच्चे? यहां आइए, यही तो लिखवाया था मैंने, कहां गया? यही तो लिखवाया था। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी माइनस कैसे होता है? ये रहा, इधर आओ।
फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज एक्सोथर्मिक, यही तो लिखवाया था। पहली बार जब इलेक्ट्रॉन डालते हैं तो वो नेगेटिव एनर्जी होती है, एक्सोथर्मिक एनर्जी होती है। बोलो हाँ या ना? रिवाइज भी करा दिया इसीलिए। क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आगे भी बढ़ सकते हैं। बोलो हाँ या ना? समझ में आ चुका है? माइनस साइन का मतलब एक्सोथर्मिक, जहां जहां एक्सोथर्मिक है वहां माइनस लगाया है, जहां जहां एंडोथर्मिक है वहां प्लस लगाया है। ठीक है ना? माइनस का मतलब है बेटा एक्सोथर्मिक और प्लस का मतलब है बेटा एंडोथर्मिक। टाइम हो गया क्या? बट आप में से कोई नहीं बोल रहा, इसका मतलब पढ़ने में मजा आ रहा है क्या? बहुत बढ़िया, अमेजिंग। बट मेरी भी जिंदगी है, 8 बज गई। अरे हमने 6:15 पे स्टार्ट किया था। नाइस, अमेजिंग क्लास, गुड यार। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, हाँ बीडीई एनर्जी इज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। क्लियर? जहां एनर्जी रिलीज हो रहा है वो एक्सोथर्मिक। बहुत बढ़िया, सारा कुछ आपको लिख देता हूं, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। एनर्जी रिलीज हो रहा है एक्सोथर्मिक, बट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है एंडोथर्मिक। एनर्जी बच्चे एब्जॉर्ब होगा एंडोथर्मिक। अभी बॉर्न हैबर साइकिल कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है? अभी हम इसको नेक्स्ट टाइम में और करेंगे, ठीक है? अभी एमजीओ करेंगे और AlCl3 करेंगे, ठीक है? तो उससे पूरा क्लैरिटी आ जाती है। थैंक यू सो मच यहां तक आपके देखने के लिए, और फिर हम मिलते हैं। ये देखो मैं क्वेश्चन लेके आया था एमजीओ का, ये मैं क्वेश्चन लेके आया था AlCl3 का, बट क्या है ये वाला क्वेश्चन हम कर नहीं पाएंगे। प्रॉपर्टी और सॉल्युबिलिटी स्टार्ट करते। थैंक यू सो मच बच्चों, है ना? हम सब लोग आपके सिलेक्शन के लिए दृढ़ संकल्प लेके, है ना, काम कर रहे हैं, करते रहेंगे। आप सबकी प्यार मोहब्बत सपोर्ट इतनी ज्यादा है ना, कि बाकी जगह जहां चल रहा होता है ये अच्छे नहीं वो बुरे नहीं, ठीक है ना, बाकी लोगों को आप जज बनने दो, अच्छा बुरा करने दो, हमें डॉक्टर बनना है। बाकियों को वकील बनने दो, अच्छा बुरा कहने दो, हमें डॉक्टर बनना है। बाकियों को जैसा सोचना है सोचने दो, हमें डॉक्टर बनना है। बाकियों को कुछ भी सोचने दो, हमें एग्जाम का सिलेबस, हमें एग्जाम के मार्क्स, उसके बारे में सोचना है। एंड इसी से हमारा आपका भला हो जाएगा। आपकी सिलेक्शन हमारी जिम्मेदारी, आपकी सिलेक्शन से हम आगे बढ़ेंगे। सो आप अपने लिए पढ़ो, उससे ज्यादा हमारे लिए पढ़ो। थैंक यू सो मच, है ना? बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।